हो जाएगी। ये मिठाई आपके ऊपर एक कर्ज है, आपको वापस चुकानी है बहुत जल्दी। आप यहाँ आओगे और आपके जो जूनियर आएंगे उनको मिठाई खिलानी पड़ेगी ना आपको बहुत जल्दी। अब बहुत से लोग आने वाले हैं, बहुत जल्दी रोजाना आएंगे, कोई ना कोई ऐसे रोजाना अपना बता देंगे मैं इतना घंटा पढ़ता था, मेरे को पता ही नहीं सुबह कब हो गई, मेरे को ये अंक क्यों मिला, मेरे को तो जोधपुर ही मिलना चाहिए था, रिजल्ट से एक दिन पहले बोलते हैं भगवान कोई भी दिलवा दे। देखना ऐसे बहुत मस्त बहुत सारी चीजें आएगी, देखना। हम क्या पढ़ने वाले ओबीसी, चलो ओबीसी के बारे में छोटी सी बात है, अपन आप एकेडमिक पढ़ के आए हो सारे लोग, तो सब कुछ एकेडमिक पढ़ के आए तो आपको पता है 50 साल पढ़ते हो, पर 4 साल में भी जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन आपको आनंद आता है। 50 मिनट की क्लास होती है, 10 मिनट टीचर लेट आता है, फिर 10 मिनट देखने में लगा देता है, 10 मिनट पहले चला जाता है, फिर खड़ा हो जा, हाँ बातें क्यों कर बाहर निकल, ऐसे करके आधा घंटा निकल जाता है। यहाँ पर टीचर 5 मिनट लेट आता है, आपको लगता है बेवकूफ क्यों लेट आ रहा है, आपके मन में बीच बीच में ख्याल आता है कि नहीं आता है, आता है क्यों, क्योंकि आपने फीस इतनी दी है कि हम बैठे रहेंगे, तुम खड़े रहो चुपचाप, 2 घंटे बाद चेंज होगा, दूसरा आना चाहिए, 20 मिनट का ब्रेक दे दो, चाय पिलाओ फटाफट, फिर नया सेम नहीं आना चाहिए, ऐसे करके तुम लोग कुछ हिसाब से होगी। अभी आप लाइफ किस स्टेज में हो कि जिस दिन क्लास नहीं हुई पढ़ाई नहीं हुई तो आपको लगेगा जिंदगी में क्या हो रहा है, ये क्या फिर चल रहा है, क्योंकि इसमें रिस्पांसिबिलिटी इतनी आ जाती है इस एज में हो। तो जो आप पढ़ते आए एकेडमिक उसके जैसी ओबीजी आनी पड़ेंगे, अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे एकेडमिक से बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि ओबीजी कहानी है, कहानी का मतलब क्या है भाई, एक कोई 2 जने बातें कर रहे होते हैं और पूरी भीड़ उसको सुन रही होती है, तो ये अपने नोट्स कुछ बातें कर रहे हैं आपस में, आप लोग और मैं दोनों सुनेंगे, मैं ये ऐसे दबा दबा के सुनाने वाला हूँ और आप लोग सुनने वाला, इतनी सी बात है और कुछ है नहीं। इधर इधर अभी रुक जाओ, अभी कुछ हुआ ही नहीं, इसको कुछ और बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, ऐसे मत करो, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। तो सीधी सी बात यह है कि ओबीजी पढ़ने से पहले आपके माइंड में 4-5 चीजें क्लियर होनी चाहिए, और अपनी क्लास का कुछ रूल है पुराने वालों ने बता दिया होगा, नहीं बताया किसी ने, पुराने वालों ने बताया नहीं। अच्छा तो मूवी देखने जाते पता नहीं करते हो कौन इसमें एक्टर है कौन एक्ट्रेस है, पता ही नहीं करते हो, तो फिर तुमने पता ही नहीं किया, जब कोचिंग में एडमिशन लिया तो ये चीजें पता नहीं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है कौन नहीं पढ़ाता है, पता तो किया ही होगा, फीस दी तुमने बहुत सारी, तो फिर पता तो किया ही है। देखो कोड नहीं है, पहले सुन लेना पता चलेगा, सर के चाचा जी भी नहीं बोल देते हैं, इसके बाद वापस रिवीजन करो, इसी को जवाब दोगे जो आप जिस स्टेज में हो, अभी मैं 4-5 बातें स्टार्ट करके फिर पढ़ाना, कुछ भैया की तू बता ना अगर क्या मुझे डिस्कस कर दिया, प्रेगनेंसी मतलब होता है ऐसी कोई भी ब्रांच में दुनिया में, एक तो होता है ओबी, होता है मैंने आपको आगे चिपका दिया, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश मुझे आता नहीं है ज्यादा, तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ओबीजी। देखो एक तो होता है ओबी और एक होता है जी, दोनों अलग अलग है। आप शायद सोच रहे होंगे कि एक ही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है, एक कुछ नहीं है, सब कुछ अलग अलग है इस दुनिया में, एक तो होता है ओबी एक जी, और बीच में लगा देते हैं एन, तो इसको बोल देते हैं ओबीजी। ऑप्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी ब्रांच मेडिकल साइंस की जो प्रेगनेंसी लेबर और परप्यूरियम की स्टडी करती है, किसकी, प्रेगनेंसी लेबर और परप्यूरियम की स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेटिक्स, ओबीजी नहीं ओनली ओबी, ऑब्स्टेटिक्स। और ऐसी कोई भी मेडिकल साइंस की ब्रांच, ऐसी कोई भी मेडिकल साइंस की ब्रांच जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी करती है उसको बोलते हैं गायनेकोलॉजी। क्या बोलते हैं, कभी भी पेपर में नहीं आएंगे दोनों, कभी नहीं आ सकते, लेकिन इसके बिना ओबीजी स्टार्ट नहीं हो सकती। आपको कोचिंग करना जोधपुर आना था, जिंक आना था, या पूरे जोधपुर में घूमना था, जिंक आना था, लेकिन आपने टिकट रेलवे स्टेशन का लिया, जेएनसी का लिया, जोधपुर का लिया ना, आपको आना था, जिंक आना था, तो कुछ चीजें जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बिना हम जिंक तक पहुंचते नहीं है, तो आपको रेलवे स्टेशन होके वहां होके ऑटो वाले से होके आना पड़ा, उसकी जरूरत नहीं थी, तो इनमें एग्जाम में नहीं आ रहा, ये आपको पता कब चलेगा, मैं बीच में बता दूंगा नहीं आएगा, और जिसके ऊपर बोल दूं आएगा मींस आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, आएगा मतलब आएगा और आना पड़ेगा। पुरानी क्लासे देख लो, नहीं जो पेपर होता है उसको मिला लो, आपको पता चल जाएगा क्या हाँ एज इट इज आता है, तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अभी बोल दूंगा तो बेवकूफ फेंकता है, थोड़ा रुको। तो ऑब्स्टेटिक क्या है, the branch of the medicine the surgery deal with the care of the woman reproductive tract of their children during pregnancy, childbirth and perpurium, perpurium मतलब postnatal, एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन लिख लो, लिखने में क्या जाता है। राहुल कैसे भूल तो नहीं गए, 50 दिन से आए हो भाई, है भाई बहुत दिनों बाद आए हो, क्या पता भूल गए होंगे तुम, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मगर तुम याद रहते हो, अरे तुम अभी हो करना नहीं भूले, कभी नहीं भूलोगे हो करना, कोई ना इतना टाइम आएगा। अच्छा ऑनलाइन वाले भी बोलेंगे सर हमसे तो बात ही नहीं करते, तो सुनो बाबू, ये कैसे लोग हैं, जी हाँ गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, ऑनलाइन वालों आपको ही कह रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, बस इसका रीजन यही है कि इन्होंने 34,000 दिया है, तुम लोगों ने 18,000 दिया है, बस फर्क यही है, इसलिए टू वे से देख पा रहे हैं, सही तो है, यही रीजन है भाई, आप मुझे और मैं आपको दोनों को क्यों कम्युनिकेशन है, वो मुझे देख पा रहे हैं मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ, ये थोड़ी मिस्टेक है, या तो आप इधर आ जाओ, हम तो उधर नहीं आ सकते, लिख दिया, थोड़ा है ना स्पीड जोर से रखनी है, स्पीड थोड़ा तेज लिखना है ना, ज्यादा धीरे भी नहीं, ऐसा नहीं कि तुम आराम से लिखते हो श्रुति लेख जैसे डिक्टेट कर रहे हो बेवकूफ, ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ आगे बढ़ो, हो गया ना, वो इधर वो लड़की बैठी आपको पता है चन्नू, हो गया ना, ऑल इंडिया 9th रैंक, ऑल इंडिया 9th रैंक, बोला था इसका किसी भी हाल में अंडर 50 में होगा, बोला था अंडर 50 में होगा मींस होगा, हो गया, तो ऐसे कोई हमें कोई माता थोड़ी आती है, हमें कैसे पता चला होगा मींस होगा, कैसे होगा पता कैसे चला, भाई हम सवाल पूछते हैं टेढ़े मेढ़े आंसर आ जाए सीधे सीधे, पता चल जाएगा कि मामला ठीक है इसका, हमें क्यों शौक आता है क्या, आपको भी बोलेंगे जब आप मैं क्वेश्चन पूछूंगा टेढ़े टेढ़े, आज 20 मिनट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, पूरी क्लास में 5-7 क्वेश्चन पूछूंगा, आइडिया लग जाएगा मुझे किसका होने वाला है नेक्स्ट पेपर 100% अंडर 50 रैंक में, ठीक है। अरे गायनेकोलॉजी दूसरा कौन सा, द मीनिंग क्या है, सिर्फ शॉर्ट में लिखना है, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
फीमेल, अच्छा ये कभी नहीं आएगा तो क्या आएगा? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी को क्या बोलते हैं? एंड्रो, सबको पता है। लॉजी मींस हिस्ट्री, एंड्रो मतलब एंड्रोजन। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। यही होते हैं दो उनके और दो इनके, तो ऐसा बोल नहीं सकते टेस्टोस्टेरोनोलॉजी, थोड़ा लंबा हो जाए, तो बनाने वाले ने बोला एंड्रोलॉजी। अच्छा ये भी नहीं आएगा पेपर में क्योंकि सबको पता चल चुका है। क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एंड्रोगॉगी। ये छत का सवाल है। छत का मतलब होता है 95% प्रोबेबिलिटी है। अगर 100 पॉइंट लिखवाए तो 95 पेपर में आते हैं, पहले बता रहा हूं। एंड्रोगॉगी का मतलब बताओ देखे ये। अरे अरे बाप जी धीरे देखो, एक बात बताऊं, तुम अगर एंड्रोगॉगी अगर गायनेकोलॉजी के साथ लिख दिया तो 6 महीने बाद गालियां दोगे। गजा के नोट्स तुम रिवीजन तो करते नहीं हो, 7 महीने बाद पढ़ोगे तुम, नहीं तुम्हारा फ्रेंड पढ़ेगा कोई। ये कौन टीचर था गायनेकोलॉजी के साथ एंड्रोगॉगी लिखा है? एंड्रोगॉगी का मतलब होता है अडल्ट लर्निंग। गॉगी मतलब लर्निंग, एंड्रो मतलब अडल्ट। एंड्रोगॉगी का मीनिंग क्या होता है? अडल्ट लर्निंग। तो प्लीज जो अलग है उसको अलग रखना। एंड्रोगॉगी का मतलब अडल्ट लर्निंग। तुम ऐसा नहीं हो कि बेवकूफों की तरह साथ में लिख दो गायनिक वाले साथ में, गायनिक का ब्रैकेट में करके एंड्रोगॉगी, फिर 5 महीने बाद हमें गालियां सुननी पड़े तुमसे। जब अडल्ट हो जाता है उसको पढ़ाना पड़े, क से कबूतर, तो ये अडल्ट लर्निंग हो गया, उसको बोलते हैं एंड्रोगॉगी। एक ऐसे कैसा वर्ड हो रहा था, यूथेनेसिया। नाम सुना यूथेनेसिया? क्या होता है यूथेनेसिया? यूज क्या होता है बताना, कौन बताएगा? नॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर या एबनॉर्मल लेबर? नॉर्मल लेबर या एबनॉर्मल लेबर? हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दे। बेवकूफों, ये ओबीसी का नहीं है यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मतलब होता है, क्या होता है? मर्सी किलिंग क्या होता है? किसी को उसकी इच्छा से क्या करना, किसी को पीसफुल डेथ के लिए कुछ प्रोसीजर करना। जैसे एग्जांपल, कोई पर्सन तड़प रहा है जिंदगी से, इंडिया में ये कानून नहीं है, इंडिया के बाहर है, तो कोई तड़प रहा है तो उसको आप ऐसा कोई इंजेक्शन लगा सकते हो जिससे उसकी डेथ हो जाए, उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। क्या बोलते हैं? मर्सी किलिंग। सीधा क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सीधे आते हैं सीधे। व्हाट इज यूथेनेसिया? ऑप्शन ए, इट इज यूफोरिया का दूसरा नाम, दूसरा एबनॉर्मल लेबर, तीसरा नॉर्मल लेबर, चौथा मर्सी किलिंग। तुम सोचोगे यार ईयू मतलब तो नॉर्मल होता है, ईयू मतलब नॉर्मल होता है, तो तुम बोलोगे नॉर्मल लेबर का दूसरा नाम है वो यूटोसिया होता है, यूटोसिया। ऐसे गलत हो जाते हैं पेपर में। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बताऊं, जो डेड होशियार लोग हैं उनका गलत हुआ। हमने यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोला कि नेक्स्ट पेपर के लिए लिख लो, केएमसी की फुल फॉर्म नहीं आएगी, आई केएमसी की फुल फॉर्म आएगी। और आई के ऑप्शन होंगे, आई मतलब इमीडिएट, आई मतलब इंटीग्रेटेड, आई मतलब इन्फेंट, आई मतलब और कुछ हो सकता है। और क्वेश्चन आएगा आई केएमसी में आई का मीनिंग क्या है, और वही क्वेश्चन मेंस में आया था। छोटा सा सवाल है, जिसने क्लास ले रखी है उनको पता है आई केएमसी में आई का मीनिंग क्या होता है। क्या होता है? क्या होता है आई का मीनिंग? एक तो होता है केएमसी कंगारू मदर केयर, एक होता है आई केएमसी के मदर आई केएमसी देने के लिए, ऐसा। इंटीग्रेटेड, इन्फेंट, न्यूबॉर्न, इमीडिएट केएमसी। आई का मतलब क्या होता है? इमीडिएट, इमीडिएट होता है। तो ये हो गया गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी समझ में आ गया। तीसरा एकदम फर्जी वर्ड है मिडवाइफरी। ऐसा कोई भी प्रोफेशन जो प्रेग्नेंट और दोनों को ऐसे नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है, ऐसा बोलते हैं ना। एएनएम, एएनएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। जीएनएम की फुल फॉर्म क्या है? जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ऐसी जनरल नर्स जो एनिमा वनिमा भी लगा देती है, बेडशीट भी चेंज कर देती है, और प्रेग्नेंट मदर की पोजीशन चेंज कर देती है और ठीक से केयर करती है। तो मिडवाइफरी का मतलब क्या था? अरे भाई ऐसे मत कर। द प्रोफेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ असिस्ट वुमेन एंड चाइल्ड बर्थ। वुमेन होती है जो चाइल्ड बर्थ की प्रोसीजर में होती है, उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना एक मिडवाइफरी है, जो कभी नहीं पूछा जाएगा। ये 3 डेफिनेशन थी, खत्म हो गई। बेसिक बात है, ऐसे याद रखना था कि क्या होता है। होता है तो होता है, हम क्या कर सकते हैं। स्टडी हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करेंगे। आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा होगा, या लर्निंग के गोल पढ़े होंगे, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े होंगे, या आप जब छोटे बच्चे थे अब आप पढ़े हो, आपने ये बात भी पढ़ी होगी, कोई भी पर्सन अपनी जिंदगी में पहले धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। इसको बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पहले क्या सीखता है? जनरल। पहले होल थिंग सीखता है, फिर उसके पार्ट में जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हो ना? में पहले धीरे धीरे, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़े होंगे, या आप जब छोटे बच्चे थे अब आप पढ़े हो, आपने ये बात भी पढ़ी होगी, कोई भी पर्सन अपनी जिंदगी में पहले धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। इसको बोलते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब समझते हो ना? पहले जनरल चीजें सीखता है, फिर स्पेसिफिक चीजें सीखता है। पहले क्या सीखता है? जनरल। पहले होल थिंग सीखता है, फिर उसके पार्ट में जाता है। जैसे पहले आप पूरे एमएसएन की डेफिनेशन पढ़ोगे, फिर सिस्टम वाइज पढ़ोगे, तो ये चीजें होती है। तो आप भी धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ो, लिख लिया? बहुत अच्छी बात, लिख लिया तो और क्या चाहिए। हो गया ना? आगे बढ़ो। ओके, ये लो पापा, गायनेकोलॉजी के भी पापा है भाई, पीडियाट्रिक के पापा सुने थे, फंडामेंटल के पापा सुने, फार्मा के पापा सुने, साइकोलॉजी के पापा सुने, सोशियोलॉजी के सुने, नर्सिंग की मम्मी सुनी, गायनेकोलॉजी के पापा सुन लिए। चलो, जेम्स मेरियन सिम्स, जेम्स मेरियन सिम्स। आपको कितने लोगों के पापा याद है, मतलब नर्सिंग से रिलेटेड है? किसके भाई नर्सिंग से रिलेटेड, जैसे साइको सोशियो फंडा ओबीसी, जैसे कितने लोग याद? राहुल कितने के याद है? 5-7 होंगे। सही बता, एग्जाम में आने वाले कोई 5 बता दे, एग्जाम में आने वाले। माइक्रोबायोलॉजी वेरी गुड। हाँ और बताओ। सोशियोलॉजी के वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है भाई। अगस्टा कॉम्टे कौन है? मैं भी सब लिखवा दूंगा। थर्ड, वैक्सीन या इम्यूनोलॉजी का?
फर्स्ट वैक्सीन दी थी वो पापा नहीं है, वो लुईस पास्चर है। जिसने पहली वैक्सीन, जैसे वैक्सीन टर्म दिया था वो लुईस पास्चर है, फर्स्ट वैक्सीन दी थी वो एडवर्ड जेनर है। द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज एडवर्ड जेनर। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी इज, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने पहली वैक्सीन दी थी। कौन सी बीमारी की? स्मॉल पॉक्स, 1800 शताब्दी से पहले। और 3 हो गए, और बता। 3 बहुत है, 3 से काम नहीं चलता। बोलो। फादर ऑफ सर्जरी, वो तो इंडिया वाले होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर्जरी मतलब है, सर्जरी मतलब सुसुर, सुसुर्त। इंडियन सर्जरी, आउट ऑफ इंडिया सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, चारों का पापा एक ही है। सर्जरी चारों का एक ही है। किसका? प्लास्टिक सर्जरी। आजकल होती है ना प्लास्टिक सर्जरी भी होती है, थोड़ा चेंज सर्जरी बोलते हैं उसको। दूसरा कॉस्मेटिक सर्जरी, इंडियन सर्जरी, फॉरेनर सर्जरी, सबका पापा कौन? सुसुर। मेडिसिन के पापा हिपोक्रेटस, हिपोक्रेटस, हिपो। लेकिन इंडियन की मेडिसिन का फादर हिपोक्रेटस नहीं है, चरक है। इंटरनेशनल मेडिसिन का फादर है हिपोक्रेटस, इंडियन मेडिसिन का फादर है चरक। और बता। फार्माकोलॉजी, भाई ड्रग्स की स्टडी का कोई पापा होगा ना, किसने बताया होगा व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग आपकी बॉडी में कैसे काम करती है, एक पेशेंट बॉडी के ड्रग में कैसे रिएक्ट करता है, ड्रग के साइड इफेक्ट कैसे आते हैं, उसको बताने वाला पर्सन कौन था? ओसवाल्ड स्मिडलबर्ग। क्या नाम था? ओसवाल्ड। फादर ऑफ फार्मा। ये कहां लिखे हो? छत पे। ये कहां लिखे हो सब? छत पे। और कोई बताओगे इंपॉर्टेंट? बोलो, जोर से बोलो, लड़कियां धीरे बहुत बोलती है। आगे बैठी तो तुम्हारा वोकल कॉर्ड तो सही है, क्यों देखो ब्रेकफास्ट करके आए हो? अब तो लंच भी हो गया होगा, और खूब खाना मिलता है जैन जी, मस्त 2 बार खा के आ जाएगा। बोलना जोर से है। हाँ, क्या नाम? सिगमंड। साइको सेक्सुअल थ्योरी किसने दिया? वाह भाई वाह, क्या बात, सिगमंड फ्रॉइड, बहुत बढ़िया। बैठो और बताओ। साइको सोशल थ्योरी, एरिक्सन। क्या नाम? अब देखो ये सबको पता है, ये दोनों सबको पता है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? कोहलबर्ग। अभी लिखवाऊंगा मैं, कोहलबर्ग। नंबर 4, बेजे का डेवलपमेंट कैसे होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? जीन पिगेट। क्या नाम है? जीन पिगेट। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? इवान पावलो। इवान पावलो। ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी किसने? बीएफ स्किनर। बीएफ, ये इतनी तो याद होनी चाहिए ना, कम से कम मिनिमल है ये, एकदम मिनिमल है, याद है क्या? सिगमंड फ्रूड ने बताया किसी भी बच्चे का, सुनना ये चीजें समझने की रटने की नहीं है। सिगमंड फ्रूड ने बताया किसी भी बच्चे का सेक्सुअल डेवलपमेंट कैसे होता है, 5 स्टेज में बताया। कितनी स्टेज में बताया? ओए प्रिय ले लो गवर्नमेंट जॉब, ऐसे करके 5 है। ओरल, एनल, लेटेंसी, फेलिक, और लेटेंसी, जेनाइटल्स। याद है दोनों? एक किसने बताया? सेक्सुअल डेवलपमेंट। फिर आया थोड़ी देर बाद में कौन? एरिक्सन। उसने बोला देखो भाई, सेक्सुअल डेवलपमेंट का मुझे नहीं पता, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कि उसने बोला मेरा नाम है एरिक्सन। क्या नाम है? मैं ये बता सकता हूँ कि किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। बच्चा सोसाइटी में क्या सीखता है? मम्मी पापा के साथ रहेगा तो क्या सीखेगा, फ्रेंड के साथ रहेगा तो क्या सीखेगा। सोशल डेवलपमेंट की स्टेज होती है पूरी, वो कैसे? फिर एक पर्सन आ गया, है ना, कि 5वीं क्लास में पढ़ते हो तो आपको एक चीज पता होगी कि माँ को सुबह सुबह पापा को चरण स्पर्श करना चाहिए, बड़ों से अच्छे से रहना चाहिए, छोटों से प्यार से रहना चाहिए, विश करना चाहिए, वो सारी चीजें सीखी होगी। इसको क्या बोलते हैं? नैतिक शिक्षा। सुनिए ना, रोड के साइड किनारे चलना चाहिए, रोड चलते हुए किसी के लट्टू नहीं फोड़ने चाहिए, हवा नहीं निकालनी चाहिए, नैतिक शिक्षा सिखाई मम्मी पापा ने। उसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट। कौन सी डेवलपमेंट? ये किसने बताया? कॉलबर्ग। एक आ गया अभी और, उसने कहा देखो भाई, सेक्सुअल डेवलपमेंट बता दिया, सोशल बता दिया, मोरल डेवलपमेंट बता दिया, लेकिन बच्चे का ब्रेन कैसे डेवलप होता है स्टेज के अकॉर्डिंग, उसका नाम था पिगेट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी? जीन। याद हो गया सब? अब एक आती है क्लासिकल कंडीशनिंग, याद रखना। क्लासिकल कंडीशनिंग इवान पावलो। ऑपरेट कंडीशनिंग पीएफ। और एक्स्ट्रा चीज होगी, एकदम शॉर्ट लिखूंगा, 1 मिनट में लिखूंगा, 10 चीज लिखूंगा 1 मिनट में, जिसने लिख लिया वो लिख लिया। भाई देखो, बिना टिकट यात्रा दौड़ के करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा चीज है तो जिसने लिख लिया ठीक है, वरना क्लास के बाद अपनी फ्रेंड्स की कॉपी लेके लिख सकते हैं, ठीक है? ओके डन। हाँ, अपने सब्जेक्ट पर आराम से रुक रुक के लिखूंगा, जैसा तुम बोलोगे वैसा करूंगा। तुम बोलोगे रुक, सॉरी प्लीज बैक, ये लो सब। लेकिन एक्स्ट्रा में मैं बिना टिकट यात्रा करवा रहा हूँ, इसलिए जो फास्ट होगा वो चढ़ जाएगा, पहुंच जाएगा अपनी जर्नी पे। मिटा दे। हाँ भाई क्या बात है, वेरी गुड। हेलो, अब हो गया अपना मामला क्लियर। एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रो, देखो अब यहाँ से कहानी होती है शुरू, यहाँ से कहानी होती है शुरू। अब ओबीसी एक कहानी है, पहली बात तो देखो, पहले लिखना नहीं है, पहले सुनना है, पहली पहली क्लास है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये ओबीसी, ओबीसी के अंदर क्या होगा, पहले हम पढ़ेंगे एक कहानी के लिए क्या सब चीजें, कि भाई अपन को एक इमेजिनेशन सोचना है कि सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल कौन ना, इंटरनल कौन ना, एसेसरी कौन ना, उसके क्या काम होते हैं, क्या रिप्रोडक्शन में रोल है, क्या लेबर में रोल है, क्या पर्फ्यूरियम में रोल है, सब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त वाला। जो ये ऑर्गन पढ़ेंगे फिर हमें समझ में आएगा ऑर्गन कितने टाइप के, 3। कौन कौन से? इंटरनल, एक्सटर्नल, एसेसरी। इंटरनल की डेफिनेशन क्या है? इंटरनल की डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको नेक्ड आई से देख नहीं सकते, कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, जिसको आंखों से देख नहीं सकते, वो कौन सा ऑर्गन होता है? इंटरनल। एक्सटर्नल, जिसको आप लोग आंखों से, जैसे फीमेल, जैसे कोई ऑब्स्टेट्रिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई फीमेल का इंस्पेक्शन कर रहा है तो वो नेक्ड आई से तो देख सकता है इंस्पेक्शन के दौरान, उसके एग्जामिनेशन के दौरान, वो एक्सटर्नल है। एसएससी का मतलब जिसका डायरेक्ट रोल नहीं होता लेकिन वो साइड से रोल होता है उसका रिप्रोडक्शन में, तो वो हो गया आपका, एक ही है वो बेस्ट है। तो एसएससी में एक है, बाकी इंटरनल है और एक्सटर्नल है। ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ने के बाद में अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्यूबर्टी के बारे में, हल्का सा डिस्कस करके अपन आ जाएंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बिना
ओवुलेशन की कल्पना भी नहीं होगी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल आएगा तभी ओवुलेशन होगा। तो हम फिर पढ़ लेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अपन क्या करवा देंगे, ओवुलेशन उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म और ओवम का डेवलपमेंट, मेल में स्पर्म फीमेल में ओवम, इन दोनों का क्या करवा देंगे, डेवलपमेंट। तब यहाँ से ओवम निकालेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच वाले दिन से, कौन से दिन से वो डिस्कस करेंगे वहां से निकालेंगे ओवम, उधर से आ जाएगा स्पर्म, दोनों मिल बैठेंगे तो बन जाएगा, हो जाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन का मतलब ओवम और स्पर्म का मिलना। कहां मिलते हैं दोनों? फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में मिलते हैं नॉर्मली। ठीक है, या करवा देंगे फर्टिलाइजेशन। ये 4 दिन तक तो फैलोपियन ट्यूब में रहता है, 4वें दिन की शाम अदिति तुम कब जाओगे? अगर नहीं गया तो फीमेल की जिंदगी जा सकती है। 4 दिन बाद स्पर्म और ओवम फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में नहीं गया तो फीमेल की जिंदगी जा सकती है। क्या कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाम सुना किसी ने एक्टोपिक? एक्टोपिक का मतलब होता है आउटसाइड, प्रेगनेंसी का मतलब प्रेगनेंसी, ऐसी प्रेगनेंसी जो यूट्रस से बाहर होती है उसको एक्टोपिक बोलते हैं। क्योंकि मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजेशन यही होता है, इसीलिए नाम दे दिया कि मोस्ट कॉमन साइट इज एम्पुला। हालांकि कहीं पर भी हो सकती है यूट्रस के बाहर, लेकिन मोस्ट कॉमनली एम्पुला में। तो 4 दिन मोवला बोलते हैं उसको, वो चला जाएगा यूट्रस में, फिर 5वें दिन से लेके नेक्स्ट लगभग 260 दिन तक, अप्रोक्सीमेट 261 डेज तक, उस 5-6 दिन के बाद में नेक्स्ट 261 डे तक वहां रहेगा, यूट्रस में रहेगा। उसका जो डेवलपमेंट होगा उसको हम फीटस का ग्रोथ ऑर्गेनोजेनेसिस बोल देंगे पूरा। अब इसका कैसे डेवलपमेंट होगा, इस दौरान फीमेल में क्या साइन आएंगे, बच्चा कैसे डेवलप होगा, क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन करवाना है, क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, कौन से डिसऑर्डर, ये सारी कहानी इसके बाद शुरू होगी। समझ आ गई बात? तो कुल मिला के अपन पहले क्या पढ़ लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। समझ आ गई बात? तो ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट है। ठीक है भाई, 3 पार्ट है तो बढ़िया है, कैसे कर लो 3। एक्सटर्नल जेनेटिलिया का मतलब है कैंसिन, ये एक्स्ट्रा हेल्प करता है, वो बेस्ट हो गया। जैसे चाइल्ड बर्थ में हो गया, सेक्सुअल कॉइटस एक्ट में हो गया, तो उसमें करके ये एक्स्ट्रा हो गया, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले हेडिंग लगाओ एक्सटर्नल। जेनेटिलिया का मतलब है जेनेटल ऑर्गन, जेनेटिलिया का मतलब जेनेटल ऑर्गन होता है ना। ये बोतलें क्यों गिर रही है, कभी उधर कभी उधर, कभी उनके दर कभी इधर, ऐसा क्यों हो रहा है? हैं? सब नई कॉपी लेके आए क्या? एकदम बढ़िया कॉपी के ऊपर कवर वर लगा दे, अपना नाम लिख दो और अपना भी लिख देना, है ना? अरे मत लिखना मेरा, तो कोई ना अपना तो लिख ही सकते हो, खुद का तो लिखोगे। क्या है? नाम लिख दिया, मेरा लिख दिया, सही बता कहाँ है, कहाँ लिखा? ये रब कॉपी लेके बैठा बेवकूफ। ये लड़कों की यही आदत है, एक भी सब कुछ चला लेंगे। एक में इधर वो लिख दिया, पीछे वो लिख दिया, बीच में से पानी खाली पन्ना हुआ, साइकिल स्टार्ट कर दी। ये नाम तुम अपने पास रखो, मैं किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश हूँ, ऐसी जगह मुझे नहीं चाहिए। बेवकूफ, तुम सोच रहे हो कि ऐसे ही है, कहीं पे नाम लिख देंगे कि जहां पे तुमको रखा है वहां हर्ट होता है, जहां पे तुमको रखा है वहां हर्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। चलो भाई, तुम्हारे पास आर्ट है, हमारे पास साइंस है। अब आएंगे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? इनमें से आपको आइडिया लगा देना है। देखो इसके बारे में 3 लाइनें बताऊंगा, सिर्फ 3, इसके बारे में 3। तो इसके बारे में जब भी 3 लाइनें बताऊंगा ये अपने आप सही हो जाएगा, क्योंकि इसका ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। हाइमन के बारे में कुछ लाइन होगी नहीं, काम का नहीं, बिल्कुल ज्यादा एक लाइन है, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेस्टिब्यूल एक ऑर्गन का नाम नहीं है, ये ट्रायंगुलर स्पेस होता है पूरा, उसको बोलते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यूरेथ्रा, फिर स्किन ग्लैंड। स्किन ग्लैंड का मतलब होता है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या होता है? कौन सी ग्लैंड? पैरा यूरेथ्रल। और सबसे लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड, जीवीडी। ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड इज कॉल्ड बार्थोलियन ग्लैंड, उसको बोलते हैं ग्रेटर, लिखो लिखो नाम लिखो जल्दी, ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन बनाएंगे हम, पढ़ते टाइम माइंड में एनी टाइम एक ही चीज रखनी, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैं बताता हूं, मेरी आदत है, गंदी आदत है, हर बार बोलूंगा इससे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, इससे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे ऐसे बनेगा, बोलते रहूंगा, तुम सिर्फ क्यों कर लेना ऊपर। अलग अलग कलर रखते, लड़कियां बेचारी सब कलर की पेन रखती है, सब कुछ सब काम अच्छे से रखती है, लड़कियां रफ कॉपी में ऐसे मत करो ना प्लीज। आप मेरे सच्चे दोस्त हो सब, पीछे बैठने वालों को कह रहा हूँ, कॉपी बढ़िया लेके आ जाओ मस्त। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो फिर? बढ़िया कॉपी लेके आओ, उसमें बढ़िया बढ़िया हैंडराइटिंग जमा के अलग अलग कलर से लिखो, वो भी का अलग कलर, जी का अलग कलर, कभी तो कुछ पता चले कि हाँ भाई ठीक है मामला। टाइम पास क्यों कर रहे हो? ये नोट्स काम आएंगे आज से 25-30 साल बाद, जब तुम्हारे बच्चे देखेंगे, ओ माय गॉड, आपसे पूछेंगे सर व्हाट इज एंड्रोगॉगी, पापा व्हाट इज एंड्रोगॉगी, तो आप बोलोगे बेटा पता नहीं, हाँ पापा बन गए ये भी नहीं पता। कितना बुरा लगेगा सोचो आप। तो मम्मी भी तुम्हारे साथ रह के सब भूल जाएगी भाई, तुम कॉपी ऐसे रखोगे जैसे एनवायरनमेंट में मम्मी रहेगी वो भी तो भूल जाएगी ना। आगे बढ़ो। हाँ, लिख लिया आपने? आगे बढ़ो क्या? तो तुम आधा घंटा लगाओगे इतना लिखने में, पहले लिखो। देखो एक छोटी सी बात है, बात कुछ नहीं है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 नाम होते हैं, इसी को बोलते हैं उल्वा, इसी को बोलते हैं पुंडेंडम। तो क्या मैं इनको सबको उल्वा बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ नहीं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं सर, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उल्वा बोलते हैं। ठीक है, तो लिख दिया उल्वा। अब इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है?
Vulva area is covered by a keratinized stratified squamous epithelium. स्टार लगाना है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बाहर नेक डाई से जिसको हम देख सकते हैं उसमें कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? टिश्यू चार टाइप के होते हैं, ये पता है? कौन कौन से होते हैं भाई टिश्यू? एक एपिथेलियल, एक कनेक्टिव, एक मस्क्यूलर, एक नर्वस। फिर एपिथेलियल के अलग अलग टाइम होता है, वो आप टिश्यू में पढ़ोगे। टिश्यू चार टाइप के होते हैं, नर्वस वाला नर्वस में पढ़ते हो, मसल्स वाला मसल्स में पढ़ते हो, कनेक्टिव कनेक्शन वाला हो गया, जैसे बोन हो गया, ब्लड हो गया। एपिथेलियल को अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके अलग अलग टाइप होते हैं। क्यूब शेप का होता है, क्यूबॉइडल, कॉलम शेप का होता है, ऐसे स्पीकर जैसा कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड जैसे ब्लेडर में होता है, ट्रांजिशनल, ऐसे करके तीन चार टाइप होते हैं, वो आप वहां पढ़ लोगे। मैं नहीं पढ़ा बिल्कुल भी यहाँ। तो वल्वा में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है? स्टार लगाना है। केराटिनाइज्ड, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस एपिथेलियम। एपिथेलियम टिश्यू का मेन काम अगर कभी एग्जाम में आ जाए तो आपको एक लाइन में कोई पूछ ले कि एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, किसी भी ऑर्गन की लाइनिंग करवाता है। किसी भी ऑर्गन की लाइनिंग का मतलब अंदर वाला पार्ट बनाता है। लाइनिंग का मतलब क्या होगा? अंदर वाला पार्ट बनाता है। किसी भी ऑर्गन का जो है ना, जैसे आउटर का भी कोई लेयर होगी, आउटर की भी अंदर वाली लेयर बनाने में काम आता है। ठीक है, अब आता है पहला है मॉन्स प्यूबिस, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें नंबर एक पे क्या लिखेंगे? मॉन्स प्यूबिस। अच्छा, मॉन्स प्यूबिस के बारे में दो बातें याद रखनी है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं रखना। आगे चले, लिखो मॉन्स प्यूबिस। जब तक कोई गर्ल जिसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होते हैं, मतलब प्यूबर्टी नहीं आती है, बिफोर प्यूबर्टी, उसमें मॉन्स प्यूबिस का कोई रोल नहीं है, मॉन्स प्यूबिस का कोई फंक्शन नहीं है, और मॉन्स प्यूबिस खुद ही प्रोमिनेंट नहीं है। जो ही फीमेल प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की तरफ जाती है, वो चाइल्ड बियरिंग एज की तरफ जाती है, वो एज एक पर्टिकुलर एक एज को क्रॉस करती है, तो इंटीरियर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जस्ट ऊपर की साइड, सिम्फाइसिस प्यूबिस से जस्ट नीचे की साइड, एक एडिपोज टिश्यू का, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज, एडिपोज का मतलब क्या होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू का एक पेड़ पाया जाता है, पेड़ का मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू का नाम है मॉन्स प्यूबिस। एग्जांपल के लिए याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं फीमेल में जहां पर हेयर ग्रोथ होती है उस एरिया का नाम है मॉन्स प्यूबिस। कहां होती है? सिम्फाइसिस प्यूबिस से नीचे की साइड और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर की साइड, उस एरिया को क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। फीमेल जो चाइल्ड बियरिंग एज की फीमेल होती है उसमें ये एलिवेटेड होता है बिकॉज ऑफ द एडिपोज टिश्यू, बिकॉज ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में कि सबक्यूटेनियस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का एक पेड़ जहां पे हेयर ग्रोथ होती है उसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। अब मेल में भी होता है हेयर ग्रोथ, फीमेल में भी होता है हेयर ग्रोथ। तो मेल में हेयर ग्रोथ का पैटर्न अलग रहता है, फीमेल में हेयर ग्रोथ का पैटर्न ऐसे रहेगा, मेल में हेयर ग्रोथ का पैटर्न ऐसे रहेगा। समझे क्या? ये दोनों इमेज आ सकती है कि फीमेल में मॉन्स प्यूबिस में कौन से टाइप का हेयर ग्रोथ पैटर्न रहता है। तो एक ट्रायंगुलर है, एक रिवर्स ट्रायंगुलर है। ये दो छोटे से क्वेश्चन याद रखने, ठीक है? तो इट्स पेड ऑफ द सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू अडल्ट फीमेल में जहां पे हेयर होता है। पैटर्न बोलते हैं, हेयर का जो पैटर्न होता है उसको यूस्टेकियन पैटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? यूस्टेकियन पैटर्न होता है। सर आप आ गए? हाँ, नहीं दिख रहा क्या? सच में आ गए आप? अरे भाई सच में ही आते हैं, झूठ में कैसे? मैं भूत हूँ क्या? है? भूत नजर आ रहा है क्या? लिख लिया? और अच्छे से रोजाना पढ़ के आना, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, और क्वेश्चन नहीं बताएगा फिर उनकी सजा बहुत भारी है। सुन लेना, बहुत ऐश मौज कर ली तुम लोगों ने, अब देखना तुम। राजवर्धन, है? क्या बात है? बीएड की स्टाइल थोड़ी बहुत ज्यादा वीआईपी हो रही है। टाइम नहीं मिला या स्टाइल है? टाइम नहीं मिला? दिन भर तो फोन चलाता है बेवकूफ, है? अब बोला टाइम नहीं मिला, झूठ बोलने में मास्टर खिलाड़ी है। आगे बढ़ो। यूस्टेकियन पैटर्न, सीड लाइक पैटर्न, पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्यूबिक हेयर, फीमेल में पॉइंटिंग डाउनवर्ड ट्रायंगल, और मेल में जिसका पैटर्न होता है वो डायमंड शेप का होता है, जिसमें पॉइंटिंग अपवर्ड रहता है उसको हम डायमंड शेप बोल देते हैं। देखो देखो जल्दी। बोलो यस सर, नो सर, झूठ बोल रहे बेवकूफ सब। वो गुस्से वाली मैडम कहाँ है? किधर गई? आज नहीं आई? कहाँ चोट लगी उसके? ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है पैर? तो मोच आई, उसको फ्रैक्चर थोड़ी बोलते हैं। लड़कियों को तो एक ऐसे फ्रैक्चर हो जाता है, देख लो। फ्रैक्चर मोच लगी उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। क्या पता, वो भी क्या भाई, चेक करवा लेना, भरोसा नहीं है बोल दोगे झूठा ही। मुझे नहीं पता, चेक एक्सरे करवाना फिर। नहीं नहीं, मैं निकल जाऊंगा, आप मेरी इतनी केयर मत करो रे। है? नोट्स पे ध्यान दो, नोट्स पे लिख रहे हो, इतना छोटे छोटे लिख रहे हो, कल के दिन और छोटा हो जाएगा ये। फोटो बना लिखो, लिखो थोड़ा सही से, इतना छोटा कहाँ पेन खत्म हो रही क्या? फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? अच्छे से लिखो भाई। पार्किंसन डिजीज नाम सुना है? पर्सन पहले चलना शुरू होता है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे सफलिंग होता है वो। तो फिर तो इसलिए प्लीज, इसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। धीरे धीरे हैंडराइटिंग छोटी हो जाती है, तो अपने भी तो धीरे धीरे आंखें बड़ी होगी तो हैंडराइटिंग छोटी नजर आएगी ना। प्लीज अच्छे से लिखो भाई, हैंडराइटिंग सीखनी है तो इन गर्ल से सीखो। हाँ,
मैंने भी सीखी, सच में मैंने भी सीखी, पहले मुझे भी नहीं आता था। चलो मैं आते चॉकलेट शुरू हो गई, मैं आधी कटी कर लूंगा, मेरे खत्म हो गई 1.5 महीने में सब। अब मैं वापस प्रीच कर लूंगा, अब मैं फिर मौज करूंगा। नेक्स्ट लेबिया मेजोरा, सेकंड नंबर कौन सा पढ़ेंगे? लेबिया मेजोरा। अब देखो जाओ, एकदम सुनना है, कानों के ढक्कन, आंखों के बटन खुले रखना, इसमें से 3 पॉइंट काम के कितने? 3। देखो छोटी सी बात यह है, अपर वाले पार्ट को बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? मेल में जो काम पेनिस का होता है, फीमेल में सेम वही के वो टिश्यू किसमें पाए जाते हैं? क्लाइटोरिस में। जब मेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम इरेक्शन में पेनिस की साइज बढ़ती है, फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय क्लाइटोरिस इनलार्ज होता है। क्यों होता है? दोनों सेम क्यों? दोनों होमोलॉगस है। क्या होता है ऐसा दोनों में? इसके अंदर वही टिश्यू पाया जाता है जो मेल के पेनिस में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। सुनना है, लिखना नहीं है, वो आगे लिखूंगा। कौन सा टिश्यू? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इसके अंदर रिच नर्व सप्लाई होती है। नर्व सप्लाई का मतलब है सेंसेशनल पार्ट है। मेल में इरेक्शन के समय पेनिस की साइज बढ़ती है और फीमेल में एक्साइटेशन के समय क्लाइटोरिस की साइज बढ़ती है, बिकॉज़ ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लाइटोरिस में इरेक्टाइल टिश्यू होता है, उस टिश्यू का नाम क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या होता है? उसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, नर्व सप्लाई बढ़ती है, उसकी वजह से ब्लड फ्लो अंदर आ जाता है, उसकी वजह से साइज बढ़ जाती है। ये क्लाइटोरिस से जस्ट नीचे ये हो गया अंदर इनर लिप, इसको क्या बोल देंगे अपन लोग? और इनर लिप के बाहर होगा आउटर लिप, क्या बोल देंगे इसको? आउटर लिप। ये हो गया एनस, रेक्टम का वाला पार्ट, जिसको क्या बोल देंगे? एनस। अब इसके ऊपर वाले पार्ट में छोटी सी ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग, क्या बोलते हैं? और यहाँ पर होती है वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग? वेजाइनल ओपनिंग। अब यहाँ से आप क्या क्या सीखोगे? ये हो गया आपका कैरपोरा कैवर्नोसा टिश्यू है, जो कि पेनिस का होमोलॉगस है। अब ये जो बाहर वाला लिप है ना, आउटर लिप, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। बाहर वाले को, जो आउटर लिप है, उसको क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। लेबिया मतलब लिप, मेजोरा मतलब आउटर साइड। इसके अंदर स्वेट ग्लैंड होती है, इसके अंदर सेबेसियस ग्लैंड होती है, इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। समझ में आ रही तीनों बातें? ये आउटर है। लेबिया माइनोरा में स्वेट ग्लैंड नहीं होती, हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, हेयर फॉलिकल्स नहीं होते और स्वेट ग्लैंड नहीं होती। किसमें? लेबिया माइनोरा में। तो इनको अंदर वाले को क्या बोल देंगे? इनर लिप। बाहर वाले को क्या बोल देंगे? आउटर लिप। अब एक बात बताओ, लेबिया मेजोरा भी किसी एक पॉइंट पे जाके दोनों मिलेंगे? तो ये बताओ, वेजाइना के पोस्टीरियर हुआ कि एंटीरियर जहां पे मिलता है? पोस्टीरियर हुआ इंटीरियर। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, ये पार्ट इंटीरियर है, ये थोड़ा नीचे तो पोस्टीरियर है, ये पार्ट भी इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। अब ये इंटीरियर से थोड़ा पीछे जाएंगे तो क्या होगा? पोस्टीरियर होगा। ठीक है, सही। सबसे ऊपर होता है क्लाइटोरिस इंटीरियर, फिर आता है यूरेथ्रा, फिर आता है वेजाइना, फिर आता है ये लास्ट पार्ट, फिर आता है एनस। इसका मतलब सबसे ऊपर क्लाइटोरिस इंटीरियर में, धीरे धीरे पोस्टीरियर की तरफ जाते हैं तो एनस आता है। इसका मतलब वेजाइना का इंटीरियर पार्ट तो ये है, पोस्टीरियर पार्ट ये। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब जहां पे लेबिया मेजोरा मिलता है नीचे की साइड, एनस और वेजाइना के बीच में जहां पर लेबिया मेजोरा मिलता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमिसर। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमिसर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमिसर। और जहां पे लेबिया माइनोरा, माइनोरा मतलब माइनर, थिन, थिन एकदम पतली सी लेयर है, लेबिया माइनोरा मिलते हैं उसको बोलते हैं फॉरकट। क्या बोलते हैं? फॉर, याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। जहां लेबिया माइनोरा मिलता है उसको बोलते हैं फॉरकट, और जहां लेबिया मेजोरा मिलता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमिसर। याद हुआ? क्लाइटोरिस से जस्ट नीचे जहां लेबिया माइनोरा स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम। अब एक बात बताओ मेरे को शॉर्ट में, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है वेजिनल ओपनिंग। कल के दिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूरेथ्रल ओपनिंग कहां होती है, क्या आंसर कैसे करोगे? पोस्टीरियर टू क्लाइटोरिस, एंटीरियर टू वेजिनल ओरिफिस। यूरेथ्रल ओपनिंग फीमेल, मेल में तो सेम ही होती है। मेल में तो जो पेनिस की जो एजाकुलेटरी ओपनिंग होती है वो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, लेकिन फीमेल में वेजिनल ओपनिंग के एंटीरियर, क्लाइटोरिस के पोस्टीरियर। क्या मैं सही बोला? क्वेश्चन आ सकता है कि एक आप फीमेल यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट है आप, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनाटॉमी बताइए यूरेथ्रा की। ऑप्शन ए वेजिनल ओरिफिस से पोस्टीरियर होती है, ऑप्शन बी क्लाइटोरिस से एंटीरियर होती है, ऑप्शन सी क्लाइटोरिस और वेजिना के बीच में होती है, ऑप्शन डी वेजिना और एनस के बीच में होती है। वेजिना और क्लाइटोरिस के बीच में यूरेथ्रा होता है। समझ में आई बात? अब एक बात बताओ, मेल में आपने पढ़ा होगा कि ये है ब्लेडर। सुनना, देखो ये तो आ गया यूरेटर, ये किडनी है, यूरेटर के बाद में ये आ गया ब्लेडर, ये दोनों साइड से यूरेथ्रा आ गया, ये किडनी आ गई। ब्लेडर के बाद आता है यूरेथ्रा। क्या आता है? यहाँ पर एक ग्लैंड होती है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड किसके चारों तरफ होती है? यूरेथ्रा के। तो जो जिसके चारों तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा। जैसे एम्ब्लाइकस के चारों तरफ इंसुलिन लगाते हैं, क्या बोलते हैं? पेरी एम्ब्लाइकस। तो जिसके चारों तरफ होती है उसको क्या बोलते हैं? पैरा। तो यूरेथ्रा के चारों तरफ ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट क्या है? पैरा यूरेथ्रा। तो फीमेल में कौन सी ग्लैंड यूरेथ्रा के चारों तरफ होती है? स्किन ग्लैंड। तो ये यूरेथ्रा है, इसके चारों तरफ एक छोटी सी ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं स्किन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? स्किन ग्लैंड होती है, स्किन। कौन सी ग्लैंड? क्वेश्चन आ सकता है स्किन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? पैरा यूरेथ्रल, क्योंकि यूरेथ्रा के चारों तरफ है। क्वेश्चन आ सकता है कि पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो मेल में कौन से ऑर्गन की होमोलॉगस होती है? प्रोस्टेट। प्रोस्टेट। समझ में आया क्या? यस और नो? प्रोस्टेट का होमोलॉगस कौन सी? आ गया समझ में? ठीक है। अब ये क्या करती है, थोड़ा थोड़ा कुछ सीक्रेशन फीमेल में देती है, किसके लिए? ताकि इंफेक्शन नहीं हो, यूटीआई नहीं हो, ऐसा बोलते हैं बहुत रेयर अमाउंट में। अब ये कौन सी ओपनिंग है? वेजाइनल ओपनिंग। अब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, फीमेल में सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम वेजाइना लुब्रिकेट होता है। उस वेजाइना को लुब्रिकेट करने का एक एल्केलाइन सीक्रेशन, वेजाइना की पीएच कैसी होती है? एसिडिक। कैसी होती है? बट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट एक एल्केलाइन सीक्रेशन आता है जो पूरी वेजाइना को लुब्रिकेट करता है। वो सीक्रेशन कहां से आता है? जिसकी पीएच मोर देन 7 होती है, वो कहां से आता है? बार्थोलियन ग्लैंड। कहां से आता है? बार्थोलियन ग्लैंड कहां होती है? इधर और इधर, वेजाइना के लेटरल साइड में होती है। कौन सी ग्लैंड? बार्थोलियन। कितनी होती है? 2। अब मैं बोला कि वेजाइना के लेटरल साइड में बार्थोलियन ग्लैंड होती है। अब मैं एक आंसर पूछ रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आप आंसर देना। बार्थोलियन ग्लैंड अपना डक्ट से सीक्रेशन वेजाइना में डालती है ड्यूरिंग कॉइटस एक्ट स्टिमुलेशन। तो बताओ, मैं ये कह रहा हूं कि बार्थोलियन ग्लैंड अपना सीक्रेशन वेजाइना में डालती है डक्ट के थ्रू, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बार्थोलियन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है? मैं वापस बोल रहा हूं, बार्थोलियन ग्लैंड अपना सीक्रेशन एक डक्ट के माध्यम से वेजाइना में डालती है, तो बार्थोलियन ग्लैंड एक्सो है कि एंडो? एक्सो। जब मैं बोल रहा हूं कि मैं बस से
गंदे नाले से गुरुकुल आया, फिर मैं ऑप्शन पूछ रहा हूं मैं बस से आया कि गाड़ी से आया किस, तो मैं बोल रहा हूं बस से आया। डक्ट से, डक्ट का मतलब एक्सोक्राइन होता है। ऐसी कोई भी ग्लैंड जिसमें डक्ट होती है वो ग्लैंड एक्सोक्राइन कहलाती है। कौन सी कहलाती है? तो बार्थोलियन ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, बहुत हमारे लिखे हुए सब बाद में। एक बार एक साथ समझा दो ताकि बाद में सेकंड टाइम समझाऊंगा ना आपका इजी हो जाएगा। बार्थोलियन ग्लैंड एक एक्सोक्राइन दो होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। इसकी दो डक्ट होती है, इधर की भी डक्ट होती है, इधर की भी डक्ट, 2 सेंटीमीटर लंबी डक्ट होती है। ये स्टिमुलेशन के समय अपना सीक्रेशन एल्कलाइन सीक्रेशन, एल्कलाइन की पीएच क्या है? मोर देन 7, मोर देन, ये डालती है इसमें। तो जिसमें डक्ट होती है वो ग्लैंड कौन सी होती है? एक्सोक्राइन। सीक्रेशन कैसा होगा? एल्कलाइन। समझ में आ गया पूरा? आ गया पूरा? बार्थोलियन ग्लैंड को ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब ये किसके होमोलोगस होती है ये आपको याद करना पड़ेगा। फीमेल मेल में हम जाता हूं मैं भाई, होमोलोगस का मतलब मेल से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पेनिस का तो हमने क्लाइटोरिस पढ़ लिया। जो लेबिया मेजोरा होता है वो स्कॉटम का होमोलोगस होता है। किसका? लेबिया मेजोरा मेल में किसका होमोलोगस होता है? स्कॉटम का। जो ये बार्थोलियन ग्लैंड होती है ये मेल में एक बल्ब ऑफ द पेनिस, एक छोटा सा एग्जांपल है, ये अननोटिसेबल है बट फिर भी एक बुक में लिखा हुआ है, वो सही बात लिखी हुई है कि मेल में एजाकुलेशन से जस्ट पहले 0.5 ml या 0.2 ml या 0.3 ml स्लाइटली सीक्रेशन आता है जो न के बराबर होता है, नॉट विजिबल होता है। वो सीक्रेशन एक पेनिस के अंदर, ये जैसे पेनिस है, पेनिस के अंदर एक छोटा छोटा टिश्यू होता है, उसको बोलते हैं बल्ब ऑफ द पेनिस, उससे सीक्रेट होता है। तो एजाकुलेशन से जस्ट पहले कुछ प्री एजाकुलेटरी सीक्रेशन होता है, वो बल्ब ऑफ द पेनिस से आता है। तो वैसे ही फीमेल में एजाकुलेशन से जस्ट पहले वजाइना को लुब्रिकेट करने का काम बार्थोलियन का है, तो मेल में उस ट्रैक्ट को लुब्रिकेट करने का काम बल्ब ऑफ द पेनिस का है। तो बार्थोलियन का कौन हो गया? बल्ब ऑफ द पेनिस होमोलोगस हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब मेल में जो सीक्रेशन आता है ड्यूरिंग कॉइटस एक्ट वो कहां से आता है? टेस्टिस से। अगर टेस्टिस से आ रहा होता तो वेजेक्टोमी करने के बाद भी सीक्रेशन क्यों आता है? उतना का उतना सेम आता है सीमन, सेमिनल ग्रुप तो बराबर आता है। कॉइटस एक्ट मेल कर सकता है वेजेक्टोमी के बाद भी प्रॉपर, सिर्फ उसमें स्पर्म नहीं होता। तो वो सीक्रेशन कहां से आता है? देखो सीधा फंडा है, ये ऐसे कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब आप इतनी बढ़िया पढ़ाई करो तो आपके कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे ये टेस्टिस है, टेस्टिस का ये एपिडिडाइमस हो गया, सेमिनल ट्यूब्यूल्स हो गया, ये वॉस डिफरेंस हो गया, ये वॉस डिफरेंस हो गया, ये आपका यूरेथ्रा हो गया, और यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है। अब यहाँ से स्पर्म बनता है, टेस्टिस में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। हम क्या करते हैं? वेजेक्टोमी करते हैं तो इसको काट देते हैं, इन दोनों को काट देते हैं, वॉस डिफरेंस को काट देते हैं। एक्टोमी का मतलब है काटना, वेजेक्टोमी वेस का मतलब है वॉस डिफरेंस। तो हम स्पर्म नहीं आएगा किसमें? यूरेथ्रा में। सीमन का बनता है, प्रोस्टेट में बनता है। तो अब जो भी सीक्रेशन आएगा पहले जैसे आएगा, कुछ नहीं, दिखने में कोई फर्क नहीं होगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, उसमें स्पर्म नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या किया? वॉस डिफरेंस को काट दिया। सीमन नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन सीमन एंड स्पर्म सेम है, सेम है। स्पर्म इज मछली, सीमन इज पानी। समुद्र देखा है, स्विमिंग पूल देखा है, पहले स्विमिंग पूल तो देखा है किसी ने? स्विमिंग पूल में जो पानी दिख रहा होता है वो होता है सीमन, उसके अंदर मछली तैर रही होती है, मेंढक तैर रहा होता है, वो स्पर्म। उसमें से मेंढक को निकाल के बाद में तो पानी तो रहेगा ना। तो सीमन इज फ्लूइड्स। कैसी पीएच होती है उसकी? एल्कलाइन। स्पर्म की, सीमन की पीएच एल्कलाइन। अगर किसी पर्सन की बॉडी में से सीमन ही नहीं हो, बिल्कुल बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमनिया। भाई ऐसा बोलते हो ना, पैर नहीं है तो ऐसे बोलते हो, ये लगा देते हैं आगे। सही है? गलत, सरासर गलत है, ये एग्जाम में आ सकता है। अगर सीमन नहीं है उसको एस्पर्मिया बोलते हैं, अगर स्पर्म नहीं है उसको एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। उल्टा याद रखना है, उल्टा याद रखना है। अगर किसी फीमेल मेल में, अगर किसी मेल में स्पर्म ही नहीं है तो क्या बोलोगे? लाइव स्पर्म नहीं, उसको एस्पर्मिया। एब्सेंस ऑफ लाइव स्पर्म, उसको क्या बोलोगे? वापस बताना। अगर किसी मेल पर्सन के एजाकुलेशन में एक भी लाइव स्पर्म नहीं है उसको एस्पर्मिया नहीं बोलते, उसको एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं, उसको एंजियोस्पर्मिया बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ लाइव स्पर्म इज कॉल्ड एंजियोस्पर्मिया एंड एब्सेंस ऑफ सीमन, सीमन का मतलब कुछ भी नहीं है तो ना रहेगा, बांस ना बचेगी। तो एब्सेंस ऑफ सीमन इज कॉल्ड ए स्पर्मिया। समझ में आया क्या? ये क्यों आएगा पेपर में? उल्टा है। आप देख लेना, कभी भी ऐसा सवाल पेपर में नहीं आता जो लिखा हुआ है उसका सेम आंसर होता है। जैसे फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लेमेशन, फैलोपिंजाइटिस कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? साल्पिंजाइटिस। क्या कहलाता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? यूट्रस का इन्फ्लेमेशन यूट्राइटिस, मेटाइटिस। अच्छा, स्टोमक का इन्फ्लेमेशन स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओरल कैविटी। उल्टा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमक इज गैस्ट्राइटिस, इज गैस्ट्रिक म्यूकोसा का इन्फ्लेमेशन। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टोमक में होती है ज्यादातर, तो बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। अब बोले मेरे को गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो वो स्टोमक का इन्फ्लेमेशन की बात चल रही है। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है ओरल कैविटी का इन्फ्लेमेशन, स्टोमक नहीं है वो। तो जो चीजें जो लिखा हुआ है वो उसका आंसर नहीं है, तभी पेपर में आता है। वापस आ जाओ इधर। तो आप लेबिया मेजर में क्या सीखे? स्कोटम का ओगोलोगस है, पोस्टीरियर कमीसर पे खत्म होता है, आउटर लिप है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक न्यूबॉर्न एनआईसीयू में आप काम कर रहे हो, आपकी एनआईसीयू ड्यूटी होगी, एनआईसीयू चल रही है, वेरी गुड, एनआईसीयू ड्यूटी चल रही है, बहुत बढ़िया। अब मेरे को ये बताओ, एक मदर है जो लेबर रूम तो होगी, तो लेबर रूम से एक मदर को ट्रांसफर किया आपके एनआईसीयू में, एक बच्चा आया, एक फीमेल बच्ची है जो जन्म लिया जिस बच्ची ने, आपको आप जेनिटल ऑर्गन देख के कैसे पता चल सकते हैं उस बच्ची का कि ये बच्ची मैच्योर है या प्रीमैच्योर है? उल्टा याद रखना है। अगर बेबी, गर्ल बेबी प्रीमैच्योर है तो क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट होगा, क्लाइटोरिस। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सुनो, ये लेबिया मेजर है, सुनना प्लीज, ये लेबिया मेजर है। अगर बेबी प्रीमैच्योर है, प्रीमैच्योर की डेफिनेशन क्या है? लेस देन 259 डेज, मतलब 37 वीक को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 259। भाई 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं? प्रीमैच्योर प्रेगनेंसी। तो अगर बेबी 37 वीक से कम पे डिलीवर हुआ है या 259 से कम डिलीवर हुआ है एलएमपी की फर्स्ट डेट से, तो उसका जो क्लाइटोरिस होगा, ये क्लाइटोरिस ये प्रोमिनेंट होगा। क्यों होगा?
क्योंकि लेबिया मेजोरा डेवलप नहीं हुआ, लेबिया मेजोरा, और अगर बेबी मैच्योर होगा तो उसका लेबिया मेजोरा क्लाइटोरिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है। तो अगर क्लाइटोरिस नहीं दिख रहा है इसका मतलब बेबी मैच्योर है, और अगर क्लाइटोरिस प्रोमिनेंट है तो बेबी प्रीमेच्योर, उल्टा क्लाइटोरिस दिखा है प्रीमेच्योर है, क्लाइटोरिस नॉन प्रोमिनेंट है बेबी, याद रख लोगे। और मेल में तो पता ही है, अगर टेस्टिस डिसेंडेड है बेबी मैच्योर है, टेस्टिस अनडिसेंडेड है बेबी प्रीमेच्योर है, ये तो आपने 1000 बार पढ़ा है भाई। अगर दोनों टेस्टिस डिसेंड हो चुके हैं, आ चुके हैं स्पर्टम में, इसका मतलब बेबी मैच्योर है मेल, और अभी नहीं आया इसका मतलब बेबी प्रीमेच्योर है। ब्रेस्ट देख के कैसे आइडिया लगा सकते हो बेबी मैच्योर है प्रीमेच्योर है? अगर ब्रेस्ट निपल, अगर ब्रेस्ट निपल, अगर ब्रेस्ट निपल 5 mm से छोटा है, ब्रेस्ट लेस देन 5 mm, लेस देन, ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ 1-1 करोड़ रुपए का वर्ड है, पेपर में एज इट इज छपेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एज इट इज आ गया, तो जिसने रिवीजन करना होगा उसको खुश हो जाएगा, वो मस्त खुश हो जाएगा। अगर ब्रेस्ट निपल 5 mm से छोटा है बेबी प्रीमेच्योर है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और अगर 5 mm से बड़ा है बेबी मैच्योर, बेबी मतलब 259 डेज से ज्यादा है। समझ आ गई बात? तो लेबिया मेजोरा के बारे में लिखो, इतनी चीजें बता दी है, याद रखना ये छत पे लिखने वाली चीजें सारी, साइड एलिवेशन है, ठीक है, पोस्टीरियर कमीशन पे खत्म होता है एनएस के जस्ट सामने, देखो लाइन सुनो, अब एक बात सुनो, क्यों लिखना है, रटना नहीं है यहाँ पर, कानूनन जुर्म है। फ्रॉम द पोस्टीरियर कमीशन इन फ्रंट ऑफ द एनएस, क्या लिखा कि ये पोस्टीरियर कमीशन बनाता है किसके सामने, एनएस के सामने, तो ये है अपना लेबिया मेजोरा, ये पोस्टीरियर कमीशन बनाया। फ्रंट का मतलब होता है एंटीरियर, फ्रंट का मतलब क्या होता है, एनएस के सामने, एनएस के आगे, एनएस रहेगा पीछे, एनएस से जस्ट पहले ये पोस्टीरियर कमीशन पे एंड होता है। इसको एपिथेलियम डजंट मैटर, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड भी होती है, सेबेसियस ग्लैंड भी होती है, फैट भी होता है, हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, ये स्क्वाटम के होमोलोगस होता है। समझ में आ गई 4 बातें? मैंने 4 बातें समझाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट किया, क्योंकि आगे मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। देखो रटना नहीं, आराम से समझना है पूरा टॉपिक। अब कैसे पढ़ना है मैं जो जो आगे क्लास लूंगा आपको सब डिस्कस करूंगा, फिर बोले सर पूरा याद हो गया हमें, याद करवाने की गारंटी हमारी, हम जैसा बताए वैसा कर लेना, सिलेक्शन नहीं हो तो आगे सर पे मार देना, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा, सुनने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, सुनने से नहीं होता भाई, वो करने से कुछ नहीं होता बेवकूफ। लिख रहे हो? हंस क्यों रहे हो? हाँ? क्या आदत बुरी है ना, चटके लगाए? नहीं रहने दो। हाँ, ऐसे कैसे लगा सकते हैं? हाँ, ठीक है, सही है। हाँ लिखो लिखो आराम से, मैं सब देख रहा हूँ दूर से, मैं पूछूंगा कल, देख लेना तुम सब है ना, ये सोच रहे हो आज तो पहला पहला दिन है, कल पता चलेगा तुम्हें कितना पढ़ के आते हो। और इस पिलर से पीछे पीछे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी पूछने की, इससे पीछे पीछे है, इससे प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी फिर। मैं बहुत बातें करते हैं बहुत ज्यादा, मैं भी करता हूँ, बेवकूफ, मैं तो यहाँ अकेला खड़ा हूँ। हो गया क्या? लिखो ना। है? हाँ, नो, नो, चले, चले क्या? बेवकूफ, बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे। लेबिया माइनोरा, माइनोरा कुछ भी नहीं है, किन वो थिक वॉल्ड थे, आउटर है, ये इनर है। एंटीरियरली इसका नाम है फ्रेन्यूलम, क्लाइटोरिस से नीचे यूरेथ्रा के ऊपर। एंटीरियर कहां पर, जैसे ये क्लाइटोरिस है तो यहां से स्टार्ट हुआ, जैसे तो इसको बोल दिया फ्रेन्यूलम। पोस्टीरियर कहां पे खत्म हुआ, यहां पर, इसको बोल दिया फोरकट। जब एपिजियोटोमी नाम सुना किसी ने, एपिजियोटोमी इसी को ही काटते हैं अपन लोग, फ्रेन्यूलम से, यहीं से का 4 टाइप की होती है, हम आगे पढ़ेंगे, एक मीडियल, एक मीडियो लेटरल, एक लेटरल, एक जे शेप, 4 टाइप की होती है, तो ये फोरकट को ही काटते हैं, लेसरेशन यहीं से करते हैं, ठीक है। यूजुअली चाइल्ड बर्थ के दौरान ये कट फट जाती है, लेसरेटेड का मतलब यही होता है, इसके अंदर कोई हेयर फॉलिकल नहीं होता, कोई स्वेट ग्लैंड नहीं होती, कोई फैट नहीं होता, बट सेबेसियस ग्लैंड इज प्रेजेंट। कॉमा लगा देना, नो फैट बट सेबेसियस ग्लैंड होती है ओनली। क्वेश्चन बाय चांस इतना डीप कभी आएगा नहीं, एमएससी में आ सकता है, ये नॉन सेट में ऐसे क्या पूछेंगे, वो नॉन सेट में तो नर्सिंग रोल पूछेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। सेबेसियस ग्लैंड होती है ओनली, और कोई नहीं होता इसमें। किसके होमोलोगस होता है, पेनिस के यूरेथ्रल पार्ट का। पेनिस के अंदर 2 ओपनिंग होती है, अंदर ही होती है 2, एक एजकुलेटरी और यूरेथ्रल, दोनों एक हो जाती है, तो पेनिस का जो यूरिन वाला पार्ट होता है उसका ये होमोलोगस होता है। याद हो रहा है ना? देखो पहली बार में किसी को आज तक याद नहीं हुआ, मैं नींद में भी ऐसे ही बोलता हूँ कि 5 बार रिवीजन करो, 5 बार रिवीजन करो, 5 बार रिवीजन करो, ये आदत पड़ गई मेरी गंदी, क्योंकि मैंने ऐसे किया है इसलिए कह रहा हूँ। अपने आप याद होता है, रिवीजन से ही सिलेक्शन होता है, सीधा एक ही है खेल, बुरा लगे तो लगे, सिलेक्शन रिवीजन से होता है। हाँ वेलकम, फर्स्ट क्लास है आज, पहली क्लास है, तो आज कहाँ गए थे घूमने? पहली क्लास नहीं है, तो क्या हुआ, मन नहीं किया आने का? अच्छा सर से मिलने गए, और तो मुझे क्या पता सर से मिल रहे हो भाई, मैं तो उधर से जा रहा था, तो फिर सर क्लास के टाइम सर से मिल रहे हो आप, अब मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा थी वो, हाँ पहले पढ़ चुके हैं? अच्छा पहले कहाँ पढ़ लिया? अच्छा ऐसा है, फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर अब फटाफट लिखना स्टार्ट करो, देखें हो गया क्या? राहुल की स्टाइल मुझे पसंद है, एक आंख उधर दिखते लिखते रहता है, ऐसे लाइन मिस नहीं होती राहुल, है निशाना एकदम सटीक है क्या? राहुल देखता ही नहीं उधर, बस ऐसे जय माता दी, जय हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, लाइन चेंज होती, एस्टिग्मेटिज्म हो जाता भाई कई बात ऐसे।
क्या हुआ मैम? लिख नहीं पा रहे, फोटो ले रहे हो? ले फोटो ले। है इतना लिखने में जो आ रही है, फोटो ले रहे, गैलरी भर जाएगी। है आगे बढ़ू? ए हीरो, ठीक से रह जा, फायदे में रहेगा ना। आगे बढ़ू? क्लाइटोरिस, एयरटाइट टिश्यू, क्या हुआ? इतना धीरे लिखोगे ना फिर तो ट्रेन 5 मिनट रुकती है। ट्रेन में आप बोल सकते हो कभी आपने थर्ड एसी का, सेकंड एसी का, फर्स्ट एसी का टिकट ले रखा है, आप अगर टाइम से रवाना नहीं हो, क्या बोलोगे? रुक जा प्लीज रुक जा। नहीं, बस वाले को बोल सकते हो, ये ट्रेन का मामला भाई। फिर भी मैं रुक रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने कहा छोड़ो। नहीं हुआ? क्लाइटोरिस एयरटाइट टिश्यू, लगभग 2 सेंटीमीटर, इसमें ग्लैंड होती है, बॉडी होता है, टू होता है, डजंट मैटर, नो इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? इसके अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? अंडरलाइन, अंडरलाइन, हाईलाइट, हाईलाइट। इसके अंदर बहुत ज्यादा नर्व सप्लाई होती है, सेंसेशनल बॉडी होता है, बहुत ज्यादा सेंसेशन होता है इसमें, ठीक है। ये किसके होमोलोगस होता है? मेल में पेनिस के होमोलोगस होता है। स्टार, अंडरलाइन, ओके डन। क्लाइटोरिस, दो बातें बतानी थी, दो बातें बता दी। देखो आप लाइफ में जिस स्टेज पे हो, वो स्टेज बहुत क्रूशियल है। सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है भाई। किसी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, साउंड हो सकता है, कोई जैसे तैसे पैसों का बैलेंस करके पढ़ने आया है। आप जिस स्टेज में हो, 20 साल से छोटे तो हो नहीं, अब सब 23 से 28 के बीच वाले ऑलमोस्ट, खुद 22 से 28 के बीच में होंगे मोस्टली। और सबको जॉब चाहिए, तब आप घर छोड़ के आए हो, 1000 किलोमीटर दूर आए हो, 500 आए हो, जैसे भी घर से आए हो। जिसको भी आ जाए, वो पैसे वाले वो भी घर छोड़ के आए, दिक्कत सभी को है। तो प्लीज आपकी लाइफ के लिए आपको एक ही सजेशन है, 7-8 महीने के लिए सीरियस हो जाओ, क्योंकि नॉर्थ साइड बच्चों का खेल है नहीं। जैसा आप मानते हो वैसी बात नहीं है। क्या है, हंसते हंसते बिना पढ़े भी हो जाएंगे, वो तो टाइम गया। दुनिया का बहुत अच्छा सेकंड ग्रेड का रेपुटेड एग्जाम है, तो आपको थोड़ा इसको सीरियस लेना पड़ेगा, आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप किसी पर्सन को भी प्रायोरिटी नहीं देते हो, तो वो भी आपको 4 गालियां सुना देता है। तो ये तो आपका कैरियर का सवाल है भाई, जिससे आपकी जिंदगी, आपकी आने वाली सारी पीढ़ियां, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स, सबको प्राउड फील होगा। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे, इतनी प्रायोरिटी देनी है कि आप 5 मिनट का किताबों का मिलने का बोलो और 2 घंटे छोड़ो नहीं इसको, तब तो ये प्रायोरिटी है। नहीं तो फिर टाइम पास करना है, घंटे निकालने हैं कि आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा और 5 घंटे हो गए, ठीक है मैं सो रहा हूँ। टास्क ओरिएंटेड स्टडी करना है, टाइम ओरिएंटेड स्टडी नहीं करना है कि आज मैं ये टॉपिक लेके बैठा हूँ, ये टॉपिक लेके बैठी हूँ, मेरे को ये पूरा करना है। क्लास के एंड में मैं आपको एक थोड़ा सजेशन देके जाऊंगा कि आपको एक्चुअल में लाइफ में अगर आपको सच में सिलेक्ट होना है तो पढ़ना कैसे। सच में सिलेक्ट ही होना है तो जो बताया वो फॉलो कर लो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, बात वो है। अब आप चाहो ठीक है चल रहा है, पढ़ लिए 4 घंटे, 5 घंटे हो गए आज, तो वैसे नहीं होगा। आप 10 घंटे भी पढ़ लोगे तो भी वो सफिशिएंट नहीं है, अगर आपके साथ में वेलोसिटी नहीं है तो। वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन नहीं है, तो फिर वो कितने घंटे पढ़ लो, हमारे वो काम नहीं आते। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और ये चीज हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने इसको अच्छे से देखा है, पेपर को, इसके पैटर्न को, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत सारा पेपर का एनालाइज किया है, बहुत सारे पेपर को निकाल के रखा है साइड में, इसलिए ये चीजें बता रहे हैं आप। तो प्लीज सीरियस हो जाओ, क्योंकि सीधा फंडा है। अगर आपने 2-3 साल ऐसे मौज कर ली तो 30 साल धक्के खाने पड़ेंगे प्राइवेट में, जो बहुत मुश्किल है। सुनना पड़ेगा न जाने क्या क्या बातें। और अगर आपने 1-1.5 साल, मैक्सिमम 1.5 साल, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई कर ली, इंटरनल मोटिवेशन, किसी को सुन के मोटिवेट नहीं होना है, वो सिर्फ आपको ट्रिगर कर सकता है। मोटिवेशन अंदर का काम आएगा, अंदर का मोटिवेशन डिसिप्लिन रहना चाहिए, मुझे अपने लिए सिलेक्ट होना है। ये बार बार मोटिवेशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसी को देख के 15 घंटे पढ़ लिए, वो गया भूल गए, तो वो काम नहीं आएगा। तो अपना एक स्ट्रेटजी बनानी है अच्छे से, और अपना गोल बनाना है, मान के चलना है कि ये 12 महीने का गेम है। ईमानदारी से अगर 12 महीने निकाल दिए तो कोई भी एग्जाम निकाल, ये दिमाग में मतलब कौन सा पेपर है, सबका क्वेश्चन एक जैसा आता है, सबका पैटर्न एक जैसा होता है, 5% ऊपर नीचे होता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होती है तो आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पेपर है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। प्लीज जैसा हम बताएं वैसे फॉलो करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी से। लोगों को दिखाने के लिए मत पढ़ना, लोगों को नहीं दिखाना मैं इतना घंटा पढ़ रहा हूँ, इतना घंटा नहीं पढ़ रहा, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट ही मान लो, आप चाहो या ना चाहो, हम चाहते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो। वैसे तो फंडा ईमानदारी से बात यही है, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम चाहें कि हम जिसको पढ़ाए उसका सिलेक्शन हो, चाहे कैसे भी हो, होना चाहिए, चाहे कहीं पर भी मिले, मिलना चाहिए जॉब। अब आप टाइम पास करने के इरादे से मत रहना, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज थोड़ा सा सिंसियर रहो लाइफ में। तो काम की बात बताएंगे, आज मेरी पहली क्लास हुई है, धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ेगी, आपको सारी टेक्निक बताई जाएगी कि कम टाइम में अचीवमेंट कैसे लिया जा सकता है, चीजों को याद कैसे रखा जा सकता है, क्या पढ़ना चाहिए क्या छोड़ना चाहिए, हम सारा डिस्कशन करेंगे। थिंग्स टेक टाइम एंड गुड थिंग्स टेक मोर टाइम। सही बात है? हाँ तो बोल दो, जोर आ रहा है क्या? बोलोगे? कोई बात नहीं, हो गया तो भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने किसको आनंद आता है? किसी को नहीं आता। सबसे अच्छा सेडेटिव भी पढ़ाई है। जो ये अपन रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, 2 घंटे कब हो गए पता ही नहीं चला, तक थैया थैया करते करते पता नहीं कहां देख 3 बजे, तब पढ़ाई लेने किताब लेने बैठो भाई, ये तो याद ही नहीं हो रहा ये कहां हो रहा है। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया, जीएबीएस में भी, इन सब में एक छोड़ कल पढ़ेंगे। एक जैसा पढ़ते, सब एक जैसा नजर आता है, पढ़ नहीं कर पाते। और इंस्टाग्राम की याद रह जाती है पूरी, सब कुछ याद रहता है पूरा, ए टू जेड, कौन सी स्टोरी कब लगाऊं, कैसे लगाऊं, 4 फोटो एक साथ कैसे लगाऊं, किस किसने मेरा देखा, अरे बाप जी रुक जा, किस किसने पूरा स्टोरी देखा, मेरे स्टेटस देखा कि नहीं देखा, मेरी पोस्ट किस किसने देखी, अरे भाई तू रुक जा, तेरी पोस्ट ऐसी बनेगी दूसरे शेयर करेंगे तब आनंद आएगा। खुद अपनी पोस्ट को शेयर करें लोग क्यों देखेंगे? आपकी पोस्ट कोई और शेयर करेगा तब तो है जिंदगी में आनंद, वरना अपनी पोस्ट खुद शेयर करके खुद देखते हैं किस किसने सीन किया, तो वो लोग हाइड करके देखेंगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तो मैं टी टी करते रहोगे, कुछ होगा नहीं। तो वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल किसी एक ऑर्गन का नाम नहीं है, एक जगह का नाम है, एक ट्रायंगुलर स्पेस, ऐसा पूरा का पूरा ट्रायंगुलर स्पेस है। तो वेस्टिब्यूल एक ट्रायंगुलर स्पेस का नाम है, इसमें 4 ओपनिंग होती है। कितनी होती? तो 6। आपको कितनी याद रखनी? होती तो 6 है, एग्जाम में आए तो कितनी बोलोगे? 4। 6 नहीं बोलना, होती 6 है 100%, लेकिन नॉन सेट पास करने के लिए
कौन कौन देखो, एक ट्रायंगुलर स्पेस है। अब कोई भी स्पेस है, जोधपुर कहाँ है, क्या पाली के इधर, उसके उधर, उसके इधर, उसके इधर, तो वेस्टिब्यूल क्या है, वेस्टिब्यूल एक जगह है बाउंडेड एंटीरियरली, वेस्टिब्यूल एक जगह है, ये लो जगह है। इसके एंटीरियर क्या होता है, एंटीरियर ऊपर क्लाइटोरिस। इसके पोस्टीरियर क्या होता है, फोरकट, ये फोरकट जो वो लेबिया मेजोर से खत्म होता है, तो साइड में क्या होगा, इनर थाई का पार्ट होगा, दैट इज लेबिया माइनोरा, तो ये होगा, ये साइड में लेबिया माइनोरा, इधर पोस्टीरियर का वो मेजोरा का फोरकट, और इधर क्लाइटोरिस। इस बीच वाली जगह का पूरे का नाम क्या दे दिया हमने, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग, चार। चार कैसे सर, सुनो, तो ये मैं बनाता हूँ, ये वेस्टिब्यूल है। एक है यूरेथ्रल ओपनिंग, जहां से यूरिन ऑरिफिस है, यूरेथ्रल ऑरिफिस है। एक वेजाइनल ऑरिफिस है, चाइल्ड बर्थ, मेंस्ट्रुएशन और कोइटस का ऑर्गन, तीन काम होते हैं इसके, तो ये हो गया। अब ये सब बोली हुई, आप तो कहते थे 6। सुनो, वेजाइनल में सीक्रेशन आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कोइटस, कौन सा, बार्थोलियन। तो इधर बार्थोलियन, इधर बार्थोलियन, एक इसकी डक्ट, एक इसकी डक्ट, तो ये कितनी होगी, 2। लेकिन दोनों को मानना कितना है, एक। तो एक बार्थोलियन का सीक्रेशन एक ही मानना है, होती तो है, बट ऐसा बोलते हैं कि दोनों बार्थोलियन को हम क्या मानते हैं, एक। तो एक हो गया यूरेथ्रा की ओपनिंग, एक हो गई वेजाइना की ओपनिंग, और एक ओपनिंग हो गई बार्थोलियन, कौन सी। अब यहाँ होता है यूरेथ्रा के चारों तरफ कौन सी ग्लैंड होती है, स्किन ग्लैंड, तो एक इधर और एक इधर, ये भी क्या करती है, डक्ट के थ्रू सीक्रेशन आती है, एक इधर से और एक इधर से, इसके भी 2 सीक्रेशन, मानना कितना है, एक। तो एक हो गई स्किन ग्लैंड, एक हो गई यूरेथ्रा, एक हो गई वेजाइना, एक हो गई बार्थोलियन, तो कितनी होगी टोटल, एक बार्थोलियन, एक वेजाइना, एक यूरेथ्रा, एक स्किन। समझ में आ गया, पढ़ लेते चारों के बारे में, लिखो। पढ़ने में जोर तो नहीं आ रहा ना, देखो जैसा आप बोलोगे वैसे पढ़ा दूंगा, जितना धीरे बोलोगे पढ़ा दूंगा, फास्ट बोलोगे पढ़ा दूंगा, आप जैसा करोगे वैसा कर लेंगे, बट प्लीज पढ़ना है, कुछ भी करना, आप कोई भी प्रॉब्लम। हाँ जी मैम, क्या हुआ, फास्ट नहीं पढ़ाना, ये फास्ट है, ये अंगूठा कहाँ किया आपने, कहाँ लगाया ये, या लिखो, ये फास्ट है क्या, इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, ये सही है, ये सही नहीं है, आज पहली क्लास है, देखना ओबीसी 10 घंटे में भी पढ़ाई है, आप इतना 20 क्लास छोड़ के गए थे, चलती क्लास यही थी लड़की, हाँ पता चल रहा मुझे, तब बोल रही है फास्ट नहीं, देखो भाई ओबीसी 120 घंटे में भी पढ़ाता हूँ, ओबीसी एमसीक्यू बैच में 30 घंटे में भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन बैच लाइव में 70 घंटे में भी पढ़ाता हूँ, और ओबीसी 11 घंटे में भी पढ़ाता हूँ, जैसा आप बोलोगे उस टाइप से। जैसा टाइम, एक थ्योरी होती है साइकोलॉजी की, जिसको यरूशलेम थ्योरी बोलते हैं, वो थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी पर्सन के पास में 8 महीने है, तो वो 3 महीने का काम 8 महीने में करता है, अगर किसी के पास में 2 महीने होता है, तो वो 3 महीने का काम 2 महीने में करता है, अगर किसी के पास 15 दिन होते हैं, तो वो 3 महीने का काम 15 दिन में करता है, अगर किसी के पास 5 दिन होते हैं, तो वो 3 महीने का काम 5 दिन में करता है, और अगर किसी के पास 2 साल होते हैं, तो वो 3 महीने का काम 2 साल में करता है। ये साइकोलॉजी की थ्योरी और सच है। जितना आपके पास में ज्यादा टाइम होंगे, आप निकम्मे होंगे, निडरले होंगे, आप घूमने जाओगे, आप पता नहीं क्या क्या करोगे, अपना स्टडी का टाइम किसी और को दोगे, जो बाद में कोई काम नहीं आने वाला। अब देखो, ये होगी और 4 ओपनिंग होगी, बार्थोलियन, ये बार्थोलियन की डक्ट है, ये यूरेथ्रल की डक्ट, स्किन ग्लैंड की डक्ट है, ये यूरेथ्रा है, ये वेजाइनल ओरिफिस है, और इसके बीच में दिख रहा है वो हाइमन है, क्या बोलते हैं उसको, जब गर्ल सेक्सुअली एक्टिव, या फिर ऐसा बोलते हैं वो प्यूबर्टी की तरफ जा रही होती है, तो ड्यूरिंग जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज, उसमें हाइमन रप्चर हो जाता है। तो हाइमन एक म्यूकस मेम्ब्रेन की एक लेयर होती है, एक्सरसाइज की वजह से वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। तो ये हम सारी बातें यहाँ पर पढ़ने, चार ओपनिंग समझ में आ गई, वेस्टिब्यूल पूरी जगह का नाम, ऊपर आपका क्लाइटोरिस हो गया, ये हेयर स्ट्रक्चर मॉन्स प्यूबिस हो गया, यूरेथ्रल ओरिफिस हो गया, स्किन ग्लैंड हो गया, हाइमन हो गया, बार्थोलियन हो गया, समझ में आ गया सारा, लिखवा दो। वेस्टिब्यूल में कोई डाउट नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उल्टा सीधा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको कभी। अब लिखो नंबर 1 यूरेथ्रल ओपनिंग, कौन सी ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ होती है, मैं एनाटॉमी अभी एक क्वेश्चन डाल के आपको बता दिया था, क्लाइटोरिस के नीचे और वेजिना के ऊपर की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग होती है। अच्छा, मेल में यूटीआई ज्यादा होता है फीमेल में, क्यों होता है, शॉर्ट यूरेथ्रा, ओनली 4 सेंटीमीटर, कितना होता है, और कोई रीजन एक और, क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अदर जेनिटल ऑर्गन एंड द रिप्रोडक्टिव, जैसे मेल में किसी भी प्रकार का मॉइस्चर ज्यादा नहीं होता, तो फीमेल में वेजाइनल ओरिफिस और एनस यूरेथ्रा के पास में रहते हैं, तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द अदर ओरिफिस, चारों तरफ मॉइस्चर की वजह से भी क्या हो सकता है, यूटीआई होता है। दो रीजन हो गए, पहला है शॉर्ट यूरेथ्रा, ऑल ऑफ द अबव में क्वेश्चन आ सकता है, एक तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद वेजाइना एंड एनस, वेजाइना के जस्ट पास में यूरेथ्रा, तो उसका सीक्रेशन उधर जाए तो यूटीआई हो सकता है थोड़ा बहुत, दूसरा क्लोज शॉर्ट यूरेथ्रा, तीसरा कौन सा, दूसरा शॉर्ट यूरेथ्रा, ये दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। फीमेल में जो यूटीआई होता है वो असेंडिंग होता है कि डिसेंडिंग, असेंडिंग। आपने जीपीएस पढ़ा, जीपीएस नाम सुना, गुलेनबरी सिंड्रोम, मतलब असेंडिंग का सीधा सा मतलब होता है नीचे से आए ऊपर की तरफ जाए, दैट इज असेंडिंग, सीधा ऊपर चढ़ना असेंडिंग कहलाता है, नीचे उतरना डिसेंडिंग कहलाता है। तो फीमेल में जो यूटीआई होता है वो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से किडनी की तरफ जाता है, मतलब आउटर से किडनी की तरफ जाता है, क्योंकि मॉइस्चर हो गया या छोटा यूरेथ्रा हो गया, शॉर्ट यूरेथ्रा हो गया, कोई भी रीजन समझो आप। मेल में यूटीआई फिनिश की तरफ से, यूरेथ्रा की तरफ से नहीं आता, किडनी से आता है, कि आपने कुछ खाने में सही नहीं खाया, या ब्लड में कोई इंफेक्शन हुआ, किडनी में गया तो नेफ्राइटिस हुआ, पाइलोनेफ्राइटिस हुआ। पाइलोनेफ्राइटिस का क्लासिकल साइन क्या है, कॉस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस, पाइलोनेफ्राइटिस का क्लासिकल साइन क्या है, कॉस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस, क्योंकि किडनी का जो पेल्विस होता है उसकी लोकेशन ये होती है, ठीक है, ये पेल्विस का इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर यूरेथ्रा में आया, फिर ब्लैडर में आया, फिर यूरेथ्रा में गया। तो मेल में जो यूटीआई होता है वो डिसेंडिंग होता है, फीमेल में जो यूटीआई होता है वो एसेंडिंग होता है। सही है, बात समझ में आ गई दोनों। इससे रिलेटेड कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ये नॉन सेट में क्वेश्चन आया कि पाइलोनेफ्राइटिस का क्लासिकल साइन क्या है, आया था, याद कर लो। 2 दिन पहले हमारी जो सारांश वाली क्लास हुई थी, हमने चिल्ला चिल्ला के बोला ये आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, क्या दिया था, ना स्टोरी आता, ठीक है, लिख दिया ये। हाँ हाँ, क्वेश्चन दिए तभी तो आते हैं, वरना एक पेपर में 60-70 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, एक पेपर में 60-70 क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, बताओ, क्या बताओ, कॉस्टोवर्टिबल एंगल टेंडरनेस,
लिख लिया? हाँ, जोर से बोलो प्लीज। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में माइक्रो, ऑफ कोर्स माइक्रो। जब कभी भी आयरन ही नहीं है, आयरन ही नहीं है, तो आरबीसी बनेगी ही नहीं। तो बनेगी नहीं तो छोटी रहेगी। देखो आरबीसी एक होती है नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक में 7.2 माइक्रोन, अगर बड़ी है मैक्रोसाइटिक, छोटी है माइक्रोसाइटिक। फेरस आप खाओगे नहीं तो आयरन जाएगा नहीं, तो आरबीसी बनेगी नहीं, बनेगी ही नहीं। ऐसा नहीं है कि बन गई, बनेगी ही नहीं। तो माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। एनीमिया को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, साइट मतलब सेल के आधार पे, क्रोमिक मतलब कलर के आधार पे। क्रोमिक का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन तो कम ही रहेगा और माइक्रोसाइटिक होगा। जैसे एग्जांपल के साथ पायरिडॉक्सी में कौन सा, सेम माइक्रोसाइटिक, हाइपोक्रोमिक। तो दो एनीमिया ऐसे हैं जिसमें मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, दो। कौन कौन से, कौन कौन से? फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं। व्हाई, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट? रीजन क्या है? देखो रटना नहीं है, हमारी क्लास का एक ही सिद्धांत है, रटना नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊं, जब आरबीसी बनती है, आरबीसी का बनने में कितना टाइम लगता है? मैं थप्पड़ मार दूंगा जोर से, 120 दिन लगता है। एक छोटा सा सवाल पूछूं, एक बच्चे को बनने में कितना टाइम लगता है? लगभग 280 दिन, 280 दिन। और वो कितने साल तक रह सकता है? 70-80 साल। तो दोनों का आंसर एक कैसे हुआ? आरबीसी को बनने में 7-8 दिन लगते हैं, बनने के बाद में कितने दिन तक जीवित रहती है? 120। दोनों अलग है, तुम हवामी बातें कर रहे हो। आरबीसी को बनने में 7-8 दिन लगते हैं, जैसे बच्चे को 280 दिन लगते हैं। बनने के बाद में कोई बच्चा 70-80 साल, कोई 5 दिन, कोई डिजीज होगी तो पहले खत्म हो गया, नहीं तो 100 साल भी जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता है? तो ठीक है, वैसे 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पान है। लाइफ स्पान का मतलब उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है नॉर्मल। अगर उसको डिजीज नहीं हुई आरबीसी को, कोई सिकल सेल एनीमिया या कोई भी, तो आरबीसी 120 दिन बाद मरेगी। कितने दिन बाद मरेगी? और मरने के बाद कब्रिस्तान ले जाया जाता है। और कब्रिस्तान कौन है? स्प्लीन। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि इसमें बहुत नैरो ब्लड कैपिलरी होती है, अंदर घुसेगी टूट जाएगी, जगह नहीं आगे पीछे होने की। 4 फुट चौड़ी आरबीसी है, 2 फुट चौड़ा गैट है, आरबीसी फंस गई तो टूट गई और वहीं पे उसको दफना दिया जाएगा। राम नाम। 120 दिन में नॉर्मल होता ही होता है, आरबीसी रिजिड हो जाती है। और बनने में 5 से 7 दिन। आरबीसी को बनाने में 4 चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? सुनना, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो बता देता हूं। आरबीसी को बनाने वाले फैक्टर को बोलते हैं हीमेटिमिनिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? ऐसे फैक्टर जो ब्लड को बनाते हैं, मतलब आरबीसी को बनाते हैं। भाई आरबीसी एनीमिया की डेफिनेशन क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ एनीमिया? अच्छा एक बात बता दो, प्लेटलेट कम हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी कम हो जाए उसको, आरबीसी कम हो जाए उसको एनीमिया। अरे आरबीसी कम तो एसिड कम, एसिड कम तो हीमोग्लोबिन कम, हीमोग्लोबिन कम तो एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन कम होने को तो एनीमिया बोलते हैं। तो डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन या डिक्रीज एसिडी या डिक्रीज आरबीसी, तीनों का मीनिंग एक ही है। हीमोग्लोबिन ग्राम में चेक करते हैं, एसिडी परसेंटेज में चेक करते हैं। 100 ml में कितनी आरबीसी है उसको एसिडी बोलते हैं। 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी है उसको हम एसिडी बोलते हैं। 100 ml ब्लड में कितनी आरबीसी है उसको क्या बोलते हैं? एसिडी। तो डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया। तो आरबीसी कम होने को तो एनीमिया बोले, ठीक है। अब इम्यूनिटी फैक्टर का मतलब है वो फैक्टर जो आरबीसी को बनाते हैं। 4 फैक्टर होते हैं, कितने? एक होता है फॉलिक एसिड, एक होता है विटामिन बी 12 जिसको बोलते हैं मिथाइल कोबालामिन या साइलोकोबालामिन, एक होता है कोबाल्ट। क्या होता है? एक होता है स्टोमक में फैक्टर, इसका नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर? इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ टेस्ले। दूसरा नाम क्या है? फैक्टर ऑफ टेस्ले, फैक्टर ऑफ टीईएसएलई, फैक्टर ऑफ टेस्ले। ये क्या करते हैं चारों? आरबीसी जिस दिन बनती है उस दिन 20 से 22 माइक्रोन की होती है। कितने माइक्रोन की होती है? 20 से 22। अब ये 7 दिन में कितनी हो जाएगी? 7, 7.2। कब होगी? जब ये चारों होंगे। अब बात बताओ, ये नहीं होगा तो आरबीसी बड़ी रहेगी छोटी? भाई ये छोटी करते हैं, छोटी मतलब मैच्योर करते हैं। तो ये नहीं होगा आरबीसी कैसी रहेगी? बड़ी। तो फॉलिक एसिड नहीं होगा तो आरबीसी बड़ी। विटामिन बी 12 आरबीसी को क्या करता है? मैच्योर, मैच्योर मतलब छोटी। अगर विटामिन बी 12 नहीं होगा तो आरबीसी बड़ी। अगर कोबाल्ट विटामिन बी 12 को बनाता है तो कोबाल्ट नहीं होगा तो विटामिन बी 12 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो आरबीसी बड़ी। इंटेंसिव फैक्टर, किसी का स्टोमक बढ़ा दिया, किसी की गैस्ट्रेक्टोमी कर दी, तो उसको परनीसिस एनीमिया क्यों होता है? ये सवाल आता है। इसीलिए क्योंकि अगर आपने गैस्ट्रेक्टोमी कर दिया तो स्टोमक की पैराइटल सेल से इंटेंसिव फैक्टर निकलता है। कहां से निकलता है? स्टोमक की पैराइटल सेल से। तो स्टोमक ही नहीं है, तो स्टोमक नहीं है तो इंटेंसिव फैक्टर नहीं है, तो आप कितना भी खा लो यूरिन के साथ, स्टूल के साथ निकल जाएगी, तो आरबीसी को मैच्योर होगी नहीं। इसका मतलब आपको परनीसिस एनीमिया हो जाता है, विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है। तो गैस्ट्रेक्टोमी के बाद में जिंदगी भर आईएम इंजेक्शन देना पड़ता है, मंथली, जिंदगी भर आईएम, मंथली मंथली आईएम, जिंदगी भर परनीसिस एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए आफ्टर गैस्ट्रेक्टोमी। क्वेश्चन आता है पेप्टिक अल्सर में कौन सा एनीमिया होता है? परनीसियस। क्योंकि पेप्टिक अल्सर में हम क्या खाते हैं? पीपीआई। क्या खाते हैं? पीपीआई क्या होता है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। वो क्या करेगा? एचसीएल को रोकेगा। एचसीएल कहां से आता है? पैराइटल सेल से। तो आपने एचसीएल पैराइटल सेल को ब्लॉक कर दिया, तो पैराइटल सेल को ब्लॉक कर दिया तो इंटेंसिव फैक्टर भी ब्लॉक हो गया, तो इंटेंसिव फैक्टर नहीं आएगा, तो टर्मिनल रेडियम में जाके एब्जॉर्प्शन विटामिन डी 12 का नहीं होगा, तो विटामिन डी 12 की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसीलिए चाहे जिसको पेप्टिक अल्सर है, चाहे जिसने गैस्ट्रेक्टोमी करवा रखी है, ऐसा पर्सन जो नॉनवेज नहीं खाता है या ऐसा पर्सन एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता, दूध दही घी, उसको भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आता है। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी किस किस में होती है? वेगन पर्सन, वेगन मतलब जो एनिमल का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाता, इंक्लूडिंग दूध दही घी बटर, कुछ भी नॉनवेज आइटम या कोई भी दूध दही नहीं खाता, या जिसका गैस्ट्रेक्टोमी हो रखा है या पीपीआई हो रखा है, उसको परनीसिस एनीमिया होगा ही होगा। इसलिए जिंदगी भर आईएम इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो ये चारों चीजें कम होगी तो आरबीसी कैसी रहेगी? बड़ी रहेगी। समझ में आया क्या? कभी बोलोगे इन चारों को क्या बोलते हैं? हेमेटोमिनिक फैक्टर। क्या बोलते हैं? ओके, अब आओ वापस। यूरेथ्रल ओपनिंग समझ में आ गया था? आ गया था ना? छत पे जगह ज्यादा रखना, छत से ही काम बढ़ेगा सब। सारा काम सिलेक्शन का कहां से, कौन से रास्ते से होकर जाता है? छत से। वेजाइनल ओरिफिस, virgin and nulliparous opening is closed by the labia minor but in pairs may be exposed. pairs का मतलब ऐसी फीमेल जिसने वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर दिया है, उसमें वेजाइनल ओरिफिस ज्यादा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं गैपिंग इंट्रोइटस। क्या बोलते हैं? ये 9 सेट का क्वेश्चन है कि एक फीमेल आई है,
उसकी सर्विक्स और वजाइना देख के आप कैसे बता सकते हो इसने पहले बच्चे को जन्म दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बाकी छोटे मोटे एबॉर्शन से कोइटस एक्ट से कोई चेंजेस नहीं आता, सिर्फ जिसने बच्चे को जन्म दे रखा है तो ही चेंजेस आता है, बाकी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। गैपिंग इंटरकोइटस का मतलब होता है रूमी वजाइना। वजाइना का डायमीटर कब बढ़ता है? जब वो बच्चे को जन्म दे देती है। तो पहले द साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ, इसको क्या बोलते हैं? द साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। ये तो है वजाइना का, वो साइन याद रखना है। हालांकि यूट्रस, ओवरी और ब्रेस्ट का भी याद रखना, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि यूट्रस का कुछ खास नहीं है। ब्रेस्ट थोड़े से ऐसे फ्लैबी, जिसको लूज बोलते हो जाते हैं बच्चे ज्यादा उसकी ब्रेस्ट सप्लाई, ब्लड सप्लाई या लैक्टेशन उसकी वजह से, वो भी नहीं आने वाला। एग्जाम में दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं, सर्विक्स को एग्जामिन करके बताओ कि इसने पहले बच्चे को जन्म दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और वजाइना एग्जामिन करके बताओ। तो गैपिंग इंटरकोइटस द साइन ऑफ चाइल्ड बर्थ, पहले बच्चे को जन्म दे रखा है। और सर्विक्स से कैसे पता चलेगा? ये तो हो गया वजाइना का। सर्विक्स का कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? कैसे पता चलेगा? देखो, जब तक फीमेल किसी बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक उसकी सर्विक्स कौन शेप रहती है? कौन से मतलब फनल शेप। कैसी रहती है? कौन शेप रहती है। और जो वो बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद उसकी सर्विक्स सिलेंड्रिकल हो जाती है। तो सिलेंड्रिकल सर्विस द साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ, सिलेंड्रिकल सर्विस द साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। ये दोनों बात याद रखना, एग्जाम का है। सिलेंड्रिकल ये आगे आएगा, वैसे तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं यहाँ पर, ये आगे टॉपिक आएगा पूरा। और कॉनिकल सर्विक्स नो चाइल्ड बर्थ। तो साइन ऑफ चाइल्ड बर्थ में ये तो याद रखना है सर्विक्स का, और ये याद रखना है वजाइना का। दोनों बातें नीचे लिख सकते हो इस लाइन के नीचे आराम से। अरे बेसिक बात है, रटने से चीजें सॉल्व नहीं होगी। अरे ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है, मतलब अभी तक यहाँ से बच्चा नहीं गुजरा एक बार भी जिंदगी में, एक बार बच्चा यहाँ से गुजर गया तो ऐसे होगी सर्विक्स, सिलेंड्रिकल हो गई, साइड चेंज होगी सर्विक्स का। बस सिंपल, रटना क्यों है, सिंपल तरीका बस। आगे बढ़ो। पढ़ाई से रिलेटेड तुम 2.5 घंटे में इतने नोट्स लिखा देंगे कि तुम, और इतने शॉर्ट में लिखवाएंगे कि तुम्हें ज्यादा लाइनें याद नहीं करनी पड़ेगी। वो हम वैसे नहीं लिखवाएंगे जैसे तुम एकेडमिक में पढ़ते थे, लाइन पेज भरवाना, बड़ी बड़ी लाइन, हाँ, एक लाइन फ्लो चार्ट, दूसरी लाइन फ्लो चार्ट, ताकि आपको रटना नहीं पड़े, समझना पड़े। बस हमारी कोशिश ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा आपको याद हो जाए। आगे बढ़ो, बोलो ना। हो गया मैम? ओके। इट इज इनकम्प्लीटेड क्लोज बाय अ सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। क्वेश्चन क्या आ सकता है? हाइमन क्या है? वेजिनल कैनाल में एक म्यूकस मेम्ब्रेन का एक लेयर होती है, इसको हाइमन बोलते हैं, जो कि जॉगिंग रनिंग एक्सरसाइज से कट हो जाती है। बस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के बाद में वो हाइमन क्या होती है? रप्चर हो जाती है, उसकी जगह एक टिश्यू बन जाता है, साइड हो जाता है वो, उस साइड टिश्यू का नाम है कैरिनकुलाई माइरेंटिफॉर्मिस। कभी आया तो नहीं आज तक, बस रेयर वर्ड है, क्या पता कभी किसी का मूड हो जाए ऐसा पूछने का कि कैरिनकुलाई माइरेंटिफॉर्मिस क्या होता है। हाइमन रिप्लेस हो जाती है, उस टिश्यू का नाम है। और वेजिना में कौन सा टिश्यू पाया जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्कोपस एपिथेलियम्स। ये हो गई आपकी वेजिना और हाइमन की बातें। तो हमने यूरेथ्रा पढ़ लिया, वेजिना पढ़ लिया, अब बचा है बार्थोलियन ग्लैंड। बार्थोलियन समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, मैं समझा चुका हूँ पूरा। 10 मिनट बच जाए ना तो मुझे बता देना, ताकि अपन लोग क्या कर लेंगे, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या पढ़ना है। एक दिन में सब कुछ नहीं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, पहले दिन सब कुछ बता दिया तो तुम लोग पागल हो जाओगे। अभी सिलेक्शन ले लेंगे 2 महीने में। मैं चाहता हूँ तुम्हारा 2 महीने में नहीं हो, 5-6 महीने में हो, तो थोड़ा धीरे धीरे। हाँ जी, इधर वालों को दिक्कत होती है ना, मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ तो है ना मैम, क्या करूँ मैं? कहाँ जाऊँ? उसके पीछे चला जाऊँ, फिर मैं बोलूंगा कैसे चुप चुप के, हेलो 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 हेलो। आगे बढ़े। देखो भाई, एवरीथिंग इज फेयर फॉर स्टडी फ्रॉम माय साइड। पढ़े के लिए तुम कुछ भी मांग लो, जान निकाल के रख देंगे, कि मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर। सुनो, शेर याद आ गया मुझे। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर तुम उस किनारे पर, मैं इस किनारे पर। अरे सुन लो, पहले पहले कौन तालियां बजाता है? टाइम होना चाहिए ना कुछ पहले ही। तुम्हें इतने में खुश हो गए तुम। मैं तुम्हारे लिए बोलता हूँ पीछे वालों, आपके लिए। हाँ वेरी गुड, वाह वाह करना है कि मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मत, अरे रुक जा। तो बेवकूफ पहले वाह वाह कर लेगा, सामने वाला बोल देगा मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम उस किनारे पर, कि जरा सा प्यार से बोलूं तो कहोगे दुनिया को जाकर, फलक का चांद। ओके आगे बढ़े। बार्थोलियन ग्लैंड, देयर आर टू बार्थोलियन ग्लैंड्स। इंग्लिश देखो, इंग्लिश में देयर आर टू बार्थोलियन ग्लैंड दैट इज पी साइज, मटर के दाने जैसी। पिट्यूटरी भी कैसी होती है? मटर के दाने। ये सवाल आता है, पिट्यूटरी कैसी होती है? मटर के दाने जैसी। बार्थोलियन ग्लैंड लाइक ए पी साइज, इसको also known as greater vestibular gland. The Bartholian gland is also known as greater vestibular glands. Each gland has a got of duct which measure at least 2 centimeter. हर एक ग्लैंड में कैसी डक्ट होती है? एक डक्ट होती है, और कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, आपको ऐसे लिखना है, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, सीके एब्यूंडेंट का मतलब है बहुत ज्यादा, एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब मोर देन 7 pH, जिसकी पीएच मोर देन, एल्केलाइन म्यूकस, जो कि वेजिनल कैनाल को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। यस हो गया। द डक्ट इज लाइन बाय, बार्थोलियन ग्लैंड की जो डक्ट होती है उसमें वही टिश्यू पाया जाता है, कॉलुमिनर एपिथेलियम, बट वेजिना के जस्ट पास में जो होता है वो वेजिना वाला टिश्यू होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम्स। और ये होमोलोगस किसकी होती है? बल्ब ऑफ द पेनिस, वो हम पहले बता चुके हैं। तो सारी बातें आपके साथ में शेयर हो चुकी है, क्या काम है, कितनी डक्ट होती है, कब स्टिमुलेट होती है, कौन सा टिश्यू होता है, बस ये हो गया बार्थोलियन ग्लैंड। है ना राहुल? सही है, मैं इधर आ जाऊं? आ जाता हूँ भाई, जब तक मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ तब तक तुम
हाँ जी कर रहे हो। मैं 40-50 दिन क्लास के नहीं आया, तुम तो भूल गए। हाँ पता चल रहा है मुझे। नहीं भूल गए? कैसे नहीं भूल जाते, लोग भूल जाते हैं। ये सब कहने की बात है। याद रहता है? कुछ नहीं रहता। ये सब झूठ है। लोग देवी देवता को, भगवान को बदल लेते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है। हाँ सच में। एक शेर है कि उसने अपना महबूब बदला। पूरी बात सुन ले। कि उसने अपना महबूब बदला, इस बात पे क्या गिला? इस बात पे अगर दुआ कबूल नहीं हो तो लोग खुदा बदल लेते हैं भाई। बस। ओके। कल समझ में आएगा। है? मैं बदला बदला, मैं एकदम सही हूँ, मैं बदला बदला नहीं हूँ एकदम। हाँ। चलो चलो जल्दी करो। देखो पढ़ाई करो, बाकी बातें मेरे से सुन लो सब। गालिब। क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई तुम सिलेक्ट हो जाओ, फिर प्यार भरी बातें आएगी। सिलेक्शन नहीं होने पे खुदा में भी गलतियां नजर आती है। तो देख लेना, तुम्हारा हर दिल अजीज है, कोई तुम्हें छोड़ के किक मार के जाएगा सिलेक्शन नहीं हुआ तो। पहले बता रहा हूँ भाई, घर वाले कब तक पैसे देंगे? हाँ तो शादी कर ली तो फिर 15,000 में तो कुछ नहीं आएगा, वाइफ का फाउंडेशन का किट भी नहीं है। अच्छा इनकी बीवी एम्स में? फिर तो तुम्हें सिलेक्ट होना पड़ेगा, वरना हाउस हस्बैंड पॉकेट मनी में कब तक चलाओगे? फिर वाइफ 10,000 रुपए देगी, पेट्रोल पे भरवा लेना, मुझे छोड़ के आ जाना, लेके आ जाना। पेट्रोल जल्दी खत्म हो, बोल के कहाँ गए थे बताओ? फिर दिक्कत। हाँ हाँ फिर तो मामला कुछ नहीं है। वो एम्स में है, ध्यान रखना। तुम गलत फहमी में जी रहे हो कि अकाउंट आपके पास में अकाउंट है, वो क्लोज हो चुका है ना? वो एम्स में जॉब करते हैं, आपको पॉकेट मनी देंगे, वो भी खुद एटीएम से निकाल के। ऐसी गलत फहमी मत रहना। ये तो दिक्कत ही हो गई लड़कों के साथ। एक तो 80-20 हो गया, लड़कियों की जॉब इजीली लग जाती है, लड़के बेचारों की लगती नहीं है। फिर लड़कियां भाई, दिक्कत है ना, इसलिए तुम्हें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। फिर तो लड़का पढ़ती भी तो ज्यादा है, देख लो। कोई नहीं, क्या ये तो मन की तसल्ली के लिए है, कोई नहीं, अंदर तुम्हारा दिल ही जानता है क्या चल रहा है। पता है अंदर से फॉग में धुएं उड़ रहे हैं। लिखो देखे, लिखिए बात तो लिया। अरे भाई ये आवाज जानवर वाली आ रही है, पढ़ाई कर लो, ठीक रहेगा। ये अच्छे साइन नहीं है। हेलो मिस्टर, चुप रहना आप, ठीक है ना? एक तो 80-20 है, ऊपर से ओवर ना करेंगे 100-0 होगा, फिर दिक्कत बढ़ेगी। 20% अभी हमें तो सेलेक्ट करेगी, वो भी नहीं करेगी कि लड़के ऐसे होते हैं, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी फिर ज्यादा। आगे बढ़े। हो गया ना? स्किन ग्लैंड दैट इज पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, लार्जेस्ट पैरायूरेथ्रल होमोलोगस टू द प्रोस्टेट। दो स्किन ग्लैंड वेस्टिब्यूल में ओपन होती है, थोड़ा थोड़ा सीक्रेशन आता है, जो कि ऐसा बोलते हैं कि ये इन्फेक्शन से बचाता है। तो क्या बोलते हैं? एक्ट एज एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल का मतलब एंटीबायोटिक जैसा काम करता है, एंटी इन्फेक्टिव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है। यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज ये आ गया तुरंत। अगर अभी मैंने पूछ लिया ना एडोलेसेंट मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज, मुंह ऐसे डालेंगे पैरों के बीच में है। ई कोलाई हर किसी को, 8वीं क्लास के बच्चे को पता है यूटीआई का मोस्ट कॉमन कॉज ई कोलाई है। अब बताओ ना एडोलेसेंट मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। एडोलेसेंट सबका अलग है, इन्फेंट का अलग है, चाइल्ड का अलग है, एडल्ट का अलग है, एडोलेसेंट का अलग है, कम्युनिटी का अलग है, सबका अलग है। इन्फेंट में डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज वायरस, कौन सा वायरस? रोटा वायरस, रोटा वायरस। जल्दी लिखो प्लीज, प्यारे ज्ञानियों जल्दी लिखो। आगे बढ़े, लिख लिया ना? बोल जाओ ना प्लीज। आप कम क्यों बोल रहे हो, क्या दिक्कत होगी? कोई बात दिल पे लग गई या कहीं और दिल लग गया? लग गया, ठीक है लगाओ। लेविया मेजर देखो, ये शॉर्ट समराइज है वापस, ताकि याद हो जाए, क्योंकि अलग अलग होता है ना, याद नहीं होता। देखो ये सबको याद है, हाँ सर ये सबको याद है। देखो याद करने का तरीका याद है, उसको भूल जाओ, याद है उसको न्यू अचीवमेंट। ये तो याद है, ये भी याद है। अच्छा तो मेजोरा मतलब आउटर और मेल में मेजोरा मतलब स्कॉटम, चलो ये भी याद है। अब याद कौन सा करना? ये और ये। और बात हो रही है ना, बताया था बाकी वजन को रिपीट करती है, तो पेनिस किसको रिपीट करती है? पेनिस को कौन रिपीट करता था? बल्ब ऑफ द पेनिस बोला था ना, प्री एजैकुलेटेड बोलते थे, थोड़ा 0.2 ml 0.3 ml, तो ये भी याद हो गया। हाँ अच्छा याद हो गया। एक बच गया माइनर, माइनर इन थिन प्लेट को बोलते थे, थिन फोल्ड को बोलते थे, तो ये पेनल यूरेथ्रा पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ पेनिस, स्किन पेनिस के अंदर वाली स्किन का पार्ट, तो ये हो गया वजन का अंदर वाली स्किन का पार्ट। सब याद हो गए। एक ही तो याद करना लगेगा माइनर का, बाकी सब याद है। भाई आपको दिक्कत किसमें आ रही है? मुझे पढ़ते समय आज से 6 साल पहले किसमें आई थी? 7 साल पहले किसको 3 बार पढ़ना पड़ता, बाकी एक बार में हो गए थे। तो मुझे पता है जहां मुझे दिक्कत आई वहां आपको भी आएगी, हम एक ही तो है, सीधी बात। तो ऐसे करके सब याद हो गए, आपको भी हो जाए। लिखना चाहो तो आपकी मर्जी, लिखे हुए हैं आपके सब, आपकी चॉइस है, जो चाहे आप करो। सॉरी मैम, मैं कहाँ जाऊँ?
मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ भाई, यहाँ ठीक है, यहाँ किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। यहाँ देखो, देखो अपने वाले अपने की तरफ देख रहे हैं। फोटो की सबसे खास बात होती है, जिधर आप देखते हो फोटो आपको फॉलो करता है। ये मैंने नोटिस किया, कभी भी कोई भी पिक को देखना आप ऐसे जा रहा हूँ, मैं खुद ही मेरे को देख रहा हूँ, ऐसे होता है, मतलब कई बार ऐसा होता है। लिखो लिखो प्लीज, हाईलाइटर कल जरूर लेके आना, जिसके पास हाईलाइटर नहीं होगा नहीं, क्लास से बात नहीं करेंगे, भीड़ कम हो जाएगी। उसका क्या करें, शायरी सुनाएगा आगे आके, क्या करना है, कहानी सुनाना है। हाँ, अगर जो हाईलाइटर नहीं लाएगा उसको मैं दूंगा यूं, ठीक है, तुम अपनी पहली सैलरी मेरे अकाउंट में डाल देना, मैं पूरा किट ला के दे देता हूँ, सब चाहिए वो पूरा, नोट्स इंक्लूडेड, वो इतने बड़े नोट्स को इतना बना रखा है, वो भी दे दूँ आपको सब। हाँ ऐसा कर लो, अकाउंट में डाल देना 4-5 सैलरी, है ना। ऐसा नहीं होता बाबू, जो कल हाईलाइटर नहीं लाएगा उसको एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन है, अंधे की बीवी का कत्ल हो गया, गूंगे ने देखा, गूंगा अंधे को कैसे बताएगा। अंधे की बीवी का कत्ल हो गया, गूंगे ने देखा, गूंगा अंधे को कैसे बताएगा। है, लिख के किसको बताएगा, वो अंधा है, पढ़ नहीं सकता, वो गूंगा है, गूंगा बोल नहीं सकता है। सुन लो पहले, एक गूंगा है जो बोल नहीं सकता है, उसने देखा कि अंधे की बीवी का कत्ल हो गया, अब वो अंधे को बताना चाहता है कि तेरी बीवी का क्या हो गया, कत्ल, वो अंधे को बताएगा कैसे। वो लिख के मेरे को देगा, मैं उनके पास खड़ा रहूंगा, है अंधे और गूंगे के बीच का दलाल, बेवकूफ, आपको आंसर ही नहीं आता है, फिर क्या ही तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, नॉट इंपॉर्टेंट। ये वो नहीं, वो तो इंपॉर्टेंट है, कल आंसर लेके आना, वो तो बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, गूंगा ही बताएगा, अंधे को ही बताएगा, कैसे बताएगा, कल आंसर लेके आना, और ये नॉट इंपॉर्टेंट। क्लाइटोरस बल्ब, बाइलेटरल दोनों साइड, होमोलॉगस द बल्ब ऑफ द पेनिस, लिखो या मत लिखो, वेस्टिब्युलर बल्ब है, कि वेस्टिब्यूल का बल्ब का मतलब जो क्लाइटोरस की दो ग्लैंड का क्रूरा होता है उसको हम वेस्टिब्युलर बल्ब बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों साइड में पड़े, कुछ ज्यादा कुछ बल्ब ऑफ द वेस्टिब्यूल, जैसे ये वेस्टिब्यूल है तो ये साइड में जो ये टिश्यू है इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्युलर बल्ब, जो क्या बोलते हैं इसको, बात के ऊपर की तरफ होती है और दोनों साइड होती है, वेस्टिब्यूल के दोनों साइड स्किन ग्लैंड का फोल्ड होता है, उसको वेस्टिब्युलर बल्ब बोलते हैं ना, लिख लो एज योर चॉइस, मेरे हिसाब से कभी नहीं आएगा, मींस नहीं आएगा, दुनिया की ताकत इधर से उधर नहीं आएगा, और जो आगे बोला आएगा तो आएगा। एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, कल परसों की बात है, 9 से 5 दिन पहले की बात है, मैं बोला 100% पेपर में आएगा, मींस में किसी हालत में आएगा, कौन सा क्वेश्चन बताओ, किसी हालत में किसी ने मेंस दिया हो तो पता, कोई दिया मेंस किसी ने, नहीं पता। एक होता है जब हम लंबा पंचर करते हैं ना, तो एक तो होती है टफ ईयर लाइन, और एक होता है क्विक स्टैंड मैन्यूअर, दो बातें होती है, तो मैंने कहा टफ ईयर लाइन आ चुका है, टफ ईयर लाइन आ चुका है, तो अब शायद नहीं आए, क्विक स्टैंड एक बार भी नहीं आएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। टफ ईयर लाइन क्या होती है, किसी भी पर्सन को साइड लाइन पोजीशन में सी से एटीट्यूड में चला दो, दोनों एरिया ट्विस्ट है ना, उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, वो लाइन के नीचे नीचे हमें पंचर करना है, उस कट ऑफ लाइन को बोलते हैं टफ ईयर लाइन, कट ऑफ लाइन होती है ना, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल एनाटॉमिकल लाइन होती है, उसको बोलते हैं टफ ईयर लाइन। क्विक स्टैंड मैन्यूअर क्या होता है, लंबा पंचर करते समय कुछ कुछ डॉक्टर, सब कोई नहीं, जुगुलर वेन को दबाते हैं, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, ड्रेन अच्छा आता है, ड्यूरिंग lumbar puncture या during spinal tap compress the jugular vein to increase the pressure of the cerebrocanal is called quick stent maneuver। क्या कहता है, लंबार पंचर करते समय जुगुलर वेन को कंप्रेस करना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्विक स्टेंट मैन्यूअर। compression of jugular vein during LP, compression of jugular vein during LP is called quick stent maneuver। अच्छा, प्रिंजल मैन्यूअर क्या होता है, नेक्स्ट नॉट सेट के लिए लिख लो, हमने दे दिया, मतलब नेक्स्ट नॉट सेट की तैयारी करनी शुरू कर दी हमने, तो कौन कौन से क्वेश्चन देने हैं। मैन्यूअर का मतलब क्या होता है, इतना बता दो, व्हाट द मीनिंग ऑफ मैन्यूअर, मैं मैन्यूअर का मीनिंग क्या होता है, आज से सर क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे कौन इक्विटी नहीं करनी है, प्रेशर यहां से बता रहे थे आपको। मैन्यूअर का मतलब है ऐसा कोई भी काम बिना मशीन के सिर्फ हाथों से किया जाता है, वो मैन्यूअर कहलाता है, जिसमें कोई मशीन नहीं चाहिए, वो मैन्यूअर से होता है, वो मैन्यूअर कहलाता है। चाहे आप देखना हेमलिच मैन्यूअर, नाम सुना, इसमें कौन सी कोई भी जिस नहीं चाहिए वो मैन्यूअर कहलाता है। सर यहां से बता रहे थे आपको, मैन्यूअर का मतलब है ऐसा कोई भी काम बिना मशीन के सिर्फ हाथों से किया जाता है, वो मैन्यूअर कहलाता है, जिसमें कोई मशीन नहीं चाहिए, वो मैन्यूअर कहलाता है। ऐसा कोई भी काम जो मैन्युअली किया जाता है, मैन्यूअर कहलाता है। समझ में आई बात, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर, कोई भी जिसमें मशीन नहीं चाहिए, सिर्फ हाथों से होता है, वो मैन्यूअर कहलाता है। चाहे आप देखना हेमलिच मैन्यूअर, नाम सुना, इसमें कौन सी मशीन लगी, सिर्फ ये जिपॉइड के और अम्लाइकस के बीच में इन और आउट 5 हो गया ना, ये कौन सा हुआ, हेमलिच हुआ, ये आप पकड़ने वाला जॉ थ्रस्ट हुआ, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट हुआ, जो भी करते हो आप लोग, मैन्यूअर का मतलब विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी आर्टिकल्स, यूज ओनली द हैंड्स, इज कॉल्ड प्रिंजल मैन्यूअर। क्या होता है, किसको, हाँ थोड़ा सही जा रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताओ जोर से। जब हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं तो गॉल ब्लैडर को ब्लड सप्लाई तो होती है, सिस्टिक आर्टरी से होती होगी, हेपेटिक आर्टरी, उसके बाद में सिस्टिक आर्टरी, तो गॉल ब्लैडर कब हटाते हैं, या तो इन्फ्लेमेशन हो जाए या इसमें स्टोन हो जाए, तो पॉलीसिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। जब हम गॉल ब्लैडर को हटाते हैं तो हेपेटिक आर्टरी को हाथ से दबाते हैं कुछ टाइम तक, ऐसे कंप्रेस करके रखते हैं, कौन, सर्जन खुद, हम नहीं, जो सर्जरी करने वाला, ताकि ब्लड सप्लाई रुक जाए, दबा के रखता है। तो कंप्रेशन ऑफ हेपेटिक आर्टरी, कंप्रेशन ऑफ हेपेटिक आर्टरी
to bleeding, to prevent bleeding from cystic artery. Compression of hepatic artery, compression of hepatic artery to prevent bleeding from cystic artery, to prevent bleeding from cystic artery during cholecystectomy, during is called Pringle maneuver, is called Pringle. देखो आएगा मींस आएगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, कोई नहीं. Compression of hepatic artery to prevent bleeding from the cystic artery during cholecystectomy, the maneuver is known as Pringle maneuver. समझ में आया क्या? एक क्वेश्चन कल पढ़ के आना होमवर्क है, कैलोट ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, ये तो हो गया आपका. ये वेस्टिबुलर बल्ब हो गया, वेस्टिबुलर बल्ब लिख दिया, जल्दी करो प्लीज. कैलोट ट्रायंगल एक जगह का नाम है, ट्रायंगुलर स्पेस है जो लिवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है. कल बताना मेरे को, है ना? अरे ओबीसी के साथ में मतलब छत पे लिख रहे हैं, ये छत है वरना ओबीसी में कहा गया लिवर. तुम फंसा दोगे मेरे को कभी, तुम्हारे घर वाले को भी चेक करेंगे और उन्होंने अगर थोड़ी बहुत पढ़ रखी है साइंस, वो स्क्रीनशॉट लेके भेजेंगे. वेस्टिबुलर बल्ब में कैलोट ट्रायंगल क्या बेवकूफ पढ़ाता है? और बाप जी वो अलग है, गालियां सुना दोगे हमें. प्लीज जल्दी लिखो ना, ऐसे क्या करो तुम? मैं आगे बढ़ूं? तुम बहुत धीरे लिखते हो रे, बहुत पॉ पॉ पॉन बज रहा बात. चलो चलो ओके. अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है डेवलपमेंट. किसका डेवलपमेंट कहां से होता है? याद करवा दूंगा, 2 मिनट लगेंगे. कि कोई ना कोई पार्ट होता है, वो कहीं, जब डेवलपमेंट का मतलब होता है जब फीमेल गर्ल खुद यूट्रस में थी, तो जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा था, तो उसका डेवलपमेंट कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर हुआ, ऐसा बोलते हैं. तो क्लाइटोरिस किससे बना? जेनिटल ट्यूबिकल. देखो सीधा फंडा है, रटना नहीं अपनी क्लास का सिद्धांत है, रटना. तो ये है क्लाइटोरिस, ये है लेबिया माइनोरा, ये है लेबिया मेजोरा, ये वेजाइना, ये यूरेथ्रा. ठीक है, पहला क्या है? क्लाइटोरिस. जेनिटल का जो ऊपरी वाला पार्ट है उसको हमेशा ट्यूबिकल बोलते हैं, अपर पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबिकल. तो क्लाइटोरिस कहां से बनता है? जेनिटल ट्यूबिकल से बनता है. क्लाइटोरिस किससे बनता है? जेनिटल ट्यूबिकल. लेबिया माइनोरा, ये इसके अंदर जेनिटल ऑर्गन है तो इसको बोलते हैं जेनिटल फोल्ड. लेबिया माइनोरा कहां से बनता है? जेनिटल फोल्ड. लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा किसका होमोलॉगस है? तो नाम दे दिया. और लेबिया को क्या बोलते हैं? लिप. तो नाम दे दिया लेबियोस्कॉटल स्वेलिंग, क्योंकि स्कॉटम भी आउटसाइड होता है मेल में और ये भी आउटसाइड है. तो ये कहां से बनता है? लेबियोस्कॉटल स्वेलिंग से बनता है. बनते टाइम कब बनता है, कहां से बनता है? लेबियोस्कॉटल स्वेलिंग से बनता है. वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल में यूरेथ्रा भी है, वेजाइना भी है, तो इसको बोलते हैं यूरोजेनिटल साइनस. कहीं वेस्टिब्यूल तो एक पूरे ट्रायंगुलर स्पेस का नाम है, तो वेस्टिब्यूल कैसे किससे बनेगा? यूरोजेनिटल साइनस. याद हुआ क्या चारों? ओके बस लिख लो. जल्दी, वी आर गेटिंग लेट नाउ. इंग्लिश हाँ, अरे कभी कभी कुंचुम कुंचुम इंग्लिश इज नेसेसरी ना. हाँ थोड़ी बहुत. अरे लगना चाहिए मेरे को भी इंग्लिश आती है, मैं आती नहीं है तो मैं जब कम आती है तो कभी कभी फेंक देते हैं. सच में इंग्लिश में तो अपना एकदम मामला पूरा 00 है. मेरे को विल और वेंट का मतलब नहीं पता था कुछ दिन पहले तक, मैं दोनों एक ही मानता था, विल और वेंट. फिर पता चला थोड़ा अलग है. और इंग्लिश से क्या हो जाता भाई? इंग्लिश ज्यादा आने से इंटेलिजेंस होती है क्या? ऐसा पता है गांव में एक अफवाह चलती है, जिसको इंग्लिश बहुत ज्यादा आती है वो इंटेलिजेंट है, जिसने चश्मा लगा रखा है वो इंटेलिजेंट है. भाई चश्मा मोबाइल ज्यादा यूज किया तो भी लग गया होगा. दिन भर मोबाइल मोबाइल आके फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, फॉलोवर बढ़ाने में लगे हुए, तो चश्मा लग सकता है ना. भाई ऐसा नहीं है, पढ़ने वालों का भी लगता है, बट सिर्फ एक चश्मा इंटेलिजेंसी का पैरामीटर नहीं है मेरा ये कहना. हालांकि चश्मे वाले इंटेलिजेंट होते हैं, नो डाउट होते होंगे, बट ऐसा पर्सनली नहीं कह रहा मैं किसी को, प्लीज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली नॉट पर्सनली. बट चश्मे वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं, बिना चश्मे वाले भी इंटेलिजेंट होते हैं ना. तो एक तो मैं ऐसे इंग्लिश बोलने वाले इंटेलिजेंट इस बात पर विश्वास नहीं करता, और एक बोलते हैं, एक मेरे पास अभी कुछ कुछ लोग आते हैं जिस एज में हो, तुम कई बार पढ़ने आते हो लेकिन तुम्हारा हालत खराब हो जाता है, तुम प्यार के चंगुल में फंस जाते हो. ये तुम लोगों की एक दिक्कत और है. तो एक ऐसा कैंडिडेट हुआ, कैंडिडेट था, ठीक था जो भी है, वो है सर मेरे को ऑनलाइन प्यार हो गया. आपने कहानी सुनी सीमा हैदर वाली? तो वैसा ही कुछ कहानी था, सर ऑनलाइन प्यार हो गया. मैंने कहा ऑनलाइन कैसे हुआ भाई? कि प्योर ऑनलाइन कैसे? कि इंस्टाग्राम पे हाई हुई, इंस्टाग्राम पे हाई हो गई, फेसबुक पे चैटिंग स्टार्ट हुई, व्हाट्सएप पे बातें करनी शुरू करी, प्यार हो गया. तो भाई मैंने कहा ऐसा है, ट्विटर पे सगाई कर ले, ट्विटर पे सगाई कर ले, अमेजन से बच्चे मंगवा ले, वहां से शादी करके बच्चे मंगवा ले, और किसके ऊपर बेच दे, पसंद नहीं आए तो OLX पे. सीधी बात यह है. तो चलो आगे बढ़ो, मजा आ गया ना. हो सकता है कुछ भी भाई, एवरीथिंग इज पॉसिबल. ये दुनिया है, ऑनलाइन वाला भी सच्चा हो सकता है. आगे बढ़ो. देखो अपनी बातों का वास्तविकता से लेना देना है या नहीं, वो आपकी लाइफ के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे लेते हो. हम ऐसी मजाक इसलिए बीच बीच में आपको थोड़ा चार्ज करने के लिए करते हैं ताकि आप लोग थोड़े मोटिवेट हो, आपका टाइम पास हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए. इट इज स्ट्रिक्टली प्रोफेशनली नॉट. कभी भी किसी भी बात का दिल पे नहीं ले, और ऐसी बातें दिल पे लगने लग गई तो फिर दिल 50-60 साल कैसे रहेगा? क्योंकि लोग ऐसे आएंगे, बहुत किक लगाने आएंगे, अच्छे से आएंगे, 4-5 दिन प्यार से बात करेंगे, किक लगा के चले जाएंगे, फिर टूट जाएगा, फिर तो हालत खराब हो जाएगी ना. तो दिल को थोड़ा बोलना ऑल इज वेल. ये हो गया. क्या हुआ? मेरा कुछ नहीं हुआ क्या? ये क्या हो रहा है इसको? क्या हो रहा है? मेरा कुछ नहीं टूटा, मेरा एकदम सही है और मेरा एकदम सेफ है. मैं ऐसे टूटने नहीं देता हूं, ऐसा दिल नहीं हो रहा. मैं किसी की जरूरत भी नहीं हूं इतना कि मेरा दिल टूटे वैसे.
फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये तो बता दिया, कुछ है नहीं इसमें। एलिविया मेजर है, जेनेटिक फोल्ड है, जेनेटिक ट्यूबरिकल है। अब आएगा इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 10 मिनट है क्या? 12 मिनट। हेडिंग तो लगाओ। अच्छा राहुल जोश से बोल रहा है, एनर्जी आ गई है ना? चाय दिख रही, चाय चाय दिख रही। चाय नहीं पीता? क्या पीता है? एक तो मैं तो पानी पीता हूँ। एक बार एक किसी पर्सन से पूछा, तो उसने कहा, किसी ने बताया कि रोजाना नहीं पीनी चाहिए, कॉल्प कॉल्पाइटिस बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है कभी भी। तो हम इंटरनल कौन कौन से, ये सारे ये नाम लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्या पढ़ना है। का नाम क्या होता है? द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल, चले जाओ, वो वापस चलेगी। तो उसने पूछा आपने क्या देखा, तो कहा आपकी नाम कर रही थी, तो नहीं प्लीज सर आप बताओ। तो कैसी बात करता है कि आपका मूड कैसा है? उसने बोला मेरा ऐसा कुछ नहीं चाहिए। किसी ने बोला एक दिन छोड़ के एक दिन पीनी चाहिए, और कितनी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए? चलो 2 मिनट बात कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा कैसे पढ़ना है। एक बार किसी पर्सन से पूछा कि अल्कोहल कितनी पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, तो उसने कहा, किसी ने बताया कि रोजाना नहीं पीनी चाहिए, लीवर खराब हो जाता है। किसी ने बोला एक दिन छोड़ के एक दिन पीनी चाहिए। किसी ने बोला 11 बजे तक पीनी चाहिए। कितने बजे तक पीनी चाहिए? अब मैं किसी एक्टर का जोक है, मेरा नहीं है, पहली बात तो पर्सनली मत लेना, मेरा नहीं है। फिर तो उसने बोला मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ये कितनी पीनी चाहिए मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो नहीं प्लीज आप बताओ कितनी पीनी चाहिए। तो नहीं ऐसा कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है कि आपका मूड कैसा है। पीनी नहीं चाहिए, पहला पर्सनली मैं ये कह रहा हूँ, पीनी नहीं चाहिए। बट उसका मैंने जोक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो नहीं प्लीज सर आप बताओ। तो कैसी बात है, सब जने बैठे थे 4-5 जने, घर में नौकरानी थी एक, वो काम कर रही थी, तो उसको बुलाया, नाम लेके उसको बुलाया, वो आई, हाँ वापस चले जा, वो वापस चलेगी। तो उसने पूछा आपने क्या देखा, तो कहा आपकी नौकरानी आई थी अभी। तो क्या देखा, तो कहा बेचारी काम कर रही है, सीधी सादी है, भोली सी है, मासूम सी, छोटी सी शक्ल की है, हाँ ठीक है। तो मैं पीता रहता हूँ, जब तक ये खूबसूरत नहीं लगे तब तक पीता रहता हूँ। इंटरनल जनरेटर ऑर्गन, जब पीना छोड़ देता हूँ। अब आता है इंटरनल, अब एक मेरा आंसर का जवाब दो। मैं कहीं सुना था, किसी ऐसा सुन लिया तो मैं आपको बता दिया, जस्ट टाइम पास। एक सवाल है, ये सवाल बार बार आता है। मेरा एकमात्र मकसद है आपको हंसी आ जाए अपनी क्लास में, ताकि तुम्हारा स्ट्रेस खत्म हो जाए, पढ़ा पढ़ाया पूरा याद हो जाए। आइंस्टाइन का एक कोट है, तुम्हारी छींक अल्ट्रा मेल वाली है, एकदम अल्ट्रा। इतनी जोर से छींक लेते उड़ जाएंगे कोई हमारे जैसे छोटे मोटे माल न्यूट्रिशन जैसे कोई उड़ जाएंगे। छींक है आराम से छींक, फिर वो वैसे जोर से छींक लेता है। सुनो, आइंस्टाइन का एक कोट है कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो मूवी देख रहा है या स्टडी भी कर रहा है, हर 20-30 मिनट से बीच में अपने आप को खुद को एंटरटेन, चाहे वो पेपर भी दे रहा है, नॉर्मल के पेपर में भी हमने बताया था, 20-30 मिनट से 15-20 मिनट से 1 मिनट में अगर अपने आप को हैप्पी नहीं करता है, रिचार्ज नहीं करता है, एंटरटेन नहीं करता है, तो उसका रिकॉल पावर कम हो जाता है, उसका रिमेंबर पावर कम हो जाता है, उसका मेमोरी पावर कम हो जाता है। तो बीच बीच में आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे खुश रहना, ठीक है याद हो रहा है, वरना मूवी में भी तो 1.5 घंटे से इंटरवल होता है पॉपकॉर्न खाने के बहाने। तुम क्या क्या खाते हो मुझे नहीं पता, बट पॉपकॉर्न के बहाने होता भी होगा। तो क्यों होता है, क्या मूवी अच्छी नहीं होती? तो ये तो स्टडी है भाई, इसको कौन पसंद करता है? इसीलिए बीच बीच में टाइम पास होता रहे, पढ़ाई होती रहे, सब कुछ ठीक रहेगा। वेजाइना इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या एक्सटर्नल? वेजाइना एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो पीआईडी की डेफिनेशन क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ पीआईडी? द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट एक्सेप्ट वेजिनाइटिस। तो वेजिना फुल कंफ्यूज है, मैं कौन सा हूं? कंफ्यूज है अभी तक, मतलब है इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन पीआईडी में इंक्लूड नहीं है। तो पीआईडी में कौन इंक्लूड है? ऊतराइटिस, साल्पिंजाइटिस, मेट्राइटिस, सर्विसाइटिस। मेरे मत मेरे नहीं है ऊतराइटिस। मेरी तरफ देख रहे हैं ऊतराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज, ऐसे से देख रहे भाई, मेरी तरफ देखो, इधर नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, मेटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेटा, मेटा मतलब यूट्रस, फिर सर्विसाइटिस, वेजिनाइटिस का मतलब होता है कॉल्पाइटिस। कॉल्प, वेजिना का नाम क्या होता है? कॉल्प, कॉल्पाइटिस बोलते हैं, एग्जाम में आ सकता है कभी भी। तो हम इंटरनल कौन कौन से, ये सारे ये नाम लिख लो, फिर मैं बता देता हूँ कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ये इंटरनल पढ़ेंगे कल, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ जी, लिख लिया, लिख लिया। अब हम पढ़ाई की बात करें, ये बीच में हटे तब ना। चलो डेवलपमेंट तो अच्छा वर्ड है, पढ़ाई की बात होगी। हम थोड़ी स्ट्रेटेजी की बात करना है कि भाई स्टडी की स्ट्रेटेजी कैसे करना है। आप नए बच्चे हो सारे, कुछ नए कुछ पुराने कॉम्बिनेशन, बाई वन गेट वन फ्री कॉम्बो। जब आप कोचिंग आ रहे हो तो आपका सारा टाइम तो सेल्फ स्टडी का नहीं है, कुछ कोचिंग का भी है। अब देखो, पहले तो अपन बात करते हैं कि आपको याद कैसे करना, चीजें याद कैसे होगी। सिंपल तरीका है कि यहाँ पर 4 घंटे और 30 मिनट की क्लास होती है। सिंपल तरीका यही है, आज ही शाम को 1 घंटा रिवीजन करता है। जो कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटजी है, जब आपकी कोचिंग हो जाएगी या 4 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी, ये काम नहीं आएगी। 1 घंटा क्या करना है, जितना आज पढ़ा उसका क्या करना है, रिवीजन। जितना, ये तो हो गया आपका आज इतना। अब
एक्स्ट्रा आपको खुद अपना चलाना है। सिर्फ यहाँ नहीं रहना, अपने भरोसे नहीं रहना है, खुद के भरोसे भी रहना है। ऐसा नहीं हम तो आगे इतना पढ़ेंगे बहुत, अपना भी चलाना भाई। सर अपना चलाने से क्या होगा, हमने तो पढ़ा ही नहीं है कुछ। अरे आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो याद होगा 10% तो आपको अपना कुछ स्टार्ट करना रोजाना 2 घंटे का या 3 घंटे का। कितने घंटे का? 2 या 3, इतना ही पढ़ पाओगे, ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। 1 घंटा ये हो गया, 4.5 ये हो गया, 5.5, 3 घंटे और पढ़ पाओगे, इससे ज्यादा तुम नहीं पढ़ पाओगे, पता है 4 घंटे से ज्यादा नहीं। अब एक्स्ट्रा क्या चलाना है, कोई भी एक सिस्टम लेना है एमएसएन का, या फिर एमएसएन नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो दूसरा दूसरा कोई सब्जेक्ट के चैप्टर बना दो, बड़े-बड़े टॉपिक में डिवाइड कर लो। अब क्या करना है, उसको खुद बुक में से या किसी के पुराने स्टूडेंट से कोचिंग करके उसके नोट्स ले लो। सबसे अच्छा है क्लास नोट्स ले लो, किसी की फोटोकॉपी करवा लो, जिस जो पढ़ रहे हो वो करवा लो अभी। फिर वापस दूसरा एक दिन करवा लो, 4 दिन साथ में रहते हो कि तू इसकी करवा ले, मैं इसकी करवा लेती हूँ, अल्टरनेट आपस में चेंज करते रहना, सबके पैसे भी नहीं लगेंगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसको पढ़नी थ्योरी। उसकी थ्योरी पहले कहां से पढ़नी, क्लास नोट्स में से। कहां से? सिर्फ एक सिस्टम की कह रहा हूं, पूरे सब्जेक्ट की नहीं। जो सिस्टम स्टार्ट करे उसकी पढ़ना स्टार्ट करना, एक दिन में नहीं होगा, 4-5 दिन में होगा, तो रोजाना थ्योरी पढ़नी। ये थ्योरी जब पूरी हो जाए, सॉन्डर्स की थ्योरी पढ़नी है। किसकी? उसी सिस्टम की, जो सिस्टम की आपने क्लास नोट्स पढ़ा है, उसकी थ्योरी पूरी करनी है। सॉन्डर्स में डिजीज और मेडिसिन दो साथ में होता है, देखा कि होगी आपने सॉन्डर्स बुक। ये थ्योरी पढ़ ली, वो सिस्टम जो आपने स्टार्ट किया या चल रहा, उसी के एमसीक्यू निकालना है, कम से कम 3 बुक में से। एक सॉन्डर्स, एक मॉसबी, एक कोई भी लोकल गाइड जो आपको पसंद है, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, कोई भी लोकल जिससे बेसिक एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। तो उसके उसी सिस्टम के एमसीक्यू, ये 5-7 दिन में एक सिस्टम हो जाएगा। सर याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, कम से कम फेमिलियर तो हो जाएंगे वर्ड। 20% तो समझ में आएगा, 30% तो आएगा, 40% तो आएगा, 50% हाईलाइट तो करके होंगे स्टूडेंट से नोट लोगे तो कम से कम हाईलाइटर पढ़ लिए। तो जब टीचर पढ़ाएंगे आपको, जैसे आपने पढ़ लिया कार्डियोवास्कुलर सेल्फ, जब टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपके वर्ड सुना हुआ होगा, सुना हुआ कैच हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन दूसरों को 5 बार करना पड़ेगा, आपको 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाने से पहले आपने क्या कर लिया, पढ़ रखा है। आपने थियरी एक नहीं 2 जगह से निकाल रखी है, आपने एमसीक्यू एक जगह से नहीं 2 जगह से नहीं, उसी सिस्टम के 3 जगह से निकाल रखे हैं। एक सिस्टम 10 दिन में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा रोजाना का 3 घंटे देते रहना। अब ये क्या करोगे, शाम को क्या कर लिया आपने, रिवीजन कर लिया, अगले दिन कोचिंग आओगे, कोचिंग या तो यहाँ आने के बाद या आने से पहले 1 घंटा और वापस किसका, जो कल पढ़ा था उसका क्या करना, रिवीजन करना है। जो कल पढ़ा था उसका क्या करना, रिवीजन। जब ऐसा करते करते आपके 2 महीने निकल जाए या 3 महीने निकल जाए, फिर अपनी करना ग्रुप स्टडी, रोजाना की 1 घंटे साथ में बैठ के। स्टार्टिंग में ग्रुप स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करो तो भी अच्छा है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ग्रुप स्टडी कुछ लोग हॉस्टल में 5 महीने वाले, कुछ आप नए आए हो, वो आपस में बात करेंगे। कॉलिनर्जिक क्राइसिस में ये टेस्ट करते हैं, माइस्थेनिया क्राइसिस में ये करते हैं। आपको तो नाम नहीं पता, स्पेलिंग नहीं पता, कॉलिनर्जिक आप चले जाओगे डिप्रेशन, बोल रहा है मेरा तो कुछ नहीं होगा। अरे बेवकूफ, 3 महीने पहले ये भी इसी पेज में थे, क्योंकि अब उन्होंने पढ़ लिया, उनके लिए इजी हो गया। समझ आई? तो आपको 2-3 महीने का फ्लो बनने के बाद में ग्रुप में इंक्लूड करना है। पहले आपको अपना बेस बना, देखो कि हम पार्टी करने चले, अकाउंट में जेब में कुछ भी नहीं, तो डिप्रेशन नहीं आएगा, पीछे हटोगे। भाई अगर पार्टी कर रहे हैं सब कॉन्ट्री करके, 5 जनों के पास पैसे हैं, एक के पास कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, पीछे हटेगा। तो आपके पास तो कुछ है नहीं, आप कॉन्ट्री करना चाहते हो, कैसे करोगे, दिक्कत होगी। तो 3 महीने तक अपना बनाओ बेस, फिर उसके बाद में ग्रुप स्टडी करना रोजाना की 1 घंटे, उसकी हम अलग स्ट्रेटजी बताएंगे। तो ये क्या करना, शाम को 1 घंटा पढ़े, अगले दिन 1 घंटा सुबह आने से पहले 4 घंटे को पढ़ लिया। एमसीक्यू रोजाना नहीं निकालने, पहली बात तो सुन लो। एग्जांपल बताऊं, अभी जितना पढ़ाया इसके एमसीक्यू निकालोगे आपको मिलेंगे नहीं। तो क्या करना है, जब पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरे मतलब कोई भी चैप्टर पूरा हो जाए तो एमसीक्यू निकालना है। 7 दिन में हो ही जाता है। वैसे ही आपका ट्यूसडे को टेस्ट है, लिया आपस में एक एक बुक खरीदो सब, मंडे को कुछ भी नया, ट्यूसडे को टेस्ट दोगे, समझ में नहीं आए जब टीचर पढ़ाएगा एंड होगी क्या होता है, 5% रखना होता है। तो आप क्या करोगे, 95% समझ में आ जाएगा, जो पढ़ा टीचर 100% एक्सेप्ट कर रहे हैं कि छूटे साइनस से समझ में 50% निकालने रोजाना टाइम खराब होगा। 3